ओके सर। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सबसे ज्यादा कॉमन सर सब में हमको दिखाई दे रहा है पेशेंट में जी बहुत सीवियर कफ। सर वही तो मैंने आपको इसीलिए तो 200 बोला मैंने, कफ है तो हाँ तुरंत रिड्यूस करो। हाँ, तो इतना ज्यादा कफ है कि बात नहीं कर पा रहा है। सर आप चेस्ट स्टाइल का उपयोग करो। सर चेस्ट स्टाइल चेस्ट ऑयल को और 200 वाला को यूज करे तो 3 दिन में गायब हो जा रहा सर। बिल्कुल होगा सर, मैं बता हाँ, रहा हूँ। चेस्ट ऑयल यूज कर रहा हूँ। मेरे पास पंकज सर ऑलरेडी 27 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आ चुके हैं। उनको मैंने जी। विद इन 3 to 5 डेज में रिमूव कर दिया, बिल्कुल कंप्लीटली क्योर है। गवर्नमेंट एडमिट होते हैं कि सबसे पहले भागते हैं। बिल्कुल सर। वहाँ के नर्स कंपाउंडर इतने अच्छे हैं कि वो सीधी बात बोलते हैं, क्योंकि मैं उनको निशुल्क देता रहा हूँ उनके पूरे परिवार के लिए। अभी भी 4-4 महीने का ट्रीटमेंट ऑलरेडी मैंने उनके घर पहुंचा दिया है कि आप लेना शुरू कर दो। इसीलिए सर बिल्कुल। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको है, आप लेते रहो, ठीक है, सबसे पहली बात। और दूसरी बिल्कुल। बात, कोई भी पेशेंट हो, मैं केवल रीजनेबल 100 रुपीज ले रहा हूँ। 100 रुपीज में 1 महीने का 10 दिन का प्रोटोकॉल देता हूँ और उनको बोलता हूँ कि आप किसी को भी बोलो 100 रुपीज में वहां पर मिल जाएगा। उसके अटेंडर आते हैं मुझे बाहर से, घर के बाहर से, बोलते हैं सर वो मैडम ने भेजा है कोरोना प्रोटोकॉल दे दो, मैं बना के दे देता हूँ। ठीक तो है सर यही दोनों प्रोटोकॉल दे रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, चेस्ट स्टाइल भी दे रहा हूँ सर 30 ml, ठीक है। अच्छा, हाँ, ग्लोबल्स में 1 ग्राम दे रहा हूँ और साथ में लिक्विड में भी दे रहा हूँ मैं उनको। तो मैक्सिमम तीनों प्रोटोकॉल में चला रहा हूँ और कंटिन्यू जनरल टॉनिक स्पेशल में फ्री में देता हूँ उनको, ठीक है। तो जनरल साथ में चलेगा। बिल्कुल मैं फ्री में देता हूँ कि ये ले जाओ, एक टॉनिक के लिए, ताकत के लिए, इम्यूनिटी बूस्टर के लिए, वो हमेशा देता हूँ उनको मैं। तो वो मैं देता रह रहा हूँ और वो एमएमपी इतना बढ़िया काम करता है। पेशेंट वहां बीमार होके एडमिट होता है तो ये नहीं बोलता कि मुझे ऑक्सीजन लगाओ कि ये लगाओ, भाई मैं तो परफेक्ट हूँ, मुझे तो बहुत भूख लग रही, खाना लाओ मेरे को तो खाना दो। दोनों टाइम भरपेट खाना खाता है, ठीक है। और क्या चाहिए। 3 से 4 दिन में ऑटोमेटिक डॉक्टर बोलता है अरे इनको तो कोई फर्क ही नहीं है, लेकिन मैं उनको स्ट्रिक्टली बोलता हूँ गर्म पानी के भाप लीजिए, चेस्ट ऑयल का मसाज कीजिए, सांस अच्छे से खुल के लीजिए, प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति करिए, साथ में आप ये चीज, सारी चीज मैं उनको अवेलेबल कराता हूँ। तो बढ़िया तरीके से रिजल्ट आता है। सर म्यूट कर लीजिए ना, बहुत सारे साउंड आ रहे हैं आपके। सर नमस्कार जी। नमस्ते सर सर। जनरल टॉनिक में क्या डालते हैं सर? केवल P1, ओनली P1 एनर्जी के लिए। मैंने आपको ध्यान हो तो बताया था, एनर्जी के लिए P1 जनरेट करता है एनर्जी। ओके, D5 में सर ना। C30 नहीं चाहिए सर? बिल्कुल नहीं, वहाँ आपको ओरिजिनल आप पैकेट में दे रहे हो तो फिर इधर क्यों दे रहे हो आप? D5 में सर ना। सर D4 या D5? जी ठीक है। नमस्ते मनीष सर। सर जैसे हम लोग सिंथेसिस जो है सर, मैं A3 और P2 मिला के बनाया हूँ सर, तो वो भी काम करेगा सर, नहीं करेगा सर? सर मैंने यूज नहीं किया ना, मैं आपको बता नहीं सकता उसके बारे में। अच्छा अच्छा सर। मैंने जो है मैं शुरू से अभी तक सर P1 और A1 यूज करते आ रहा हूँ। छोटे छोटे को बर्थडे तो कैसा सर, होता। थैंक यू सर। नमस्ते मनीष सर। काम करेगा तो घर में। सर मुझे एक कंफ्यूजन था सर, हाँ वो मैडम। 50 पोटेंसी का 50,000 पोटेंसी का है ना सर, उसमें आप बताया ना ग्लोब्यूल्स में। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ग्रेवाल सर। जी ग्लोब्यूल्स में बहुत महबूब महबूब, एक ज्यादा। मिनट मैडम, एक मिनट। महबूब बादशाह सर म्यूट कीजिए ना यार, आपके पेशेंट हमको भी मालूम है, मेरे भी पेशेंट बाहर बैठे हैं। सर ओके 5-10 सर, ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। हर बार ऐसा करते हो आप, म्यूट कर लिया करो आप ज्वाइन करो तो। हाँ आप बोलिए मैडम। 50,000 पोटेंसी में ग्लोब्यूल्स बनाया तो 2-3 टाइम दे सकता है, नहीं रहे तो लिक्विड में तो 1-2 बार को ज्यादा एनर्जी होता है करके बताया ना सर। आप केवल उसको 1 गिलास पानी में डाल दो और उसको बोलो 1-1 चम्मच पी ले, सबसे बढ़िया आइडिया बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ओके ओके सर। हमारे पास जो 50 मिलीसिमल पोटेंसी के ग्लोबल्स बन के आती है ना। नमस्कार सर। नमस्ते। तो हम लोग क्या करते हैं, 100 ml के बॉटल में केवल 2 ग्लोबल्स को डाल देते हैं, ठीक है। और उसको पेशेंट को हिला के दे देते हैं, ये घुल जाएगा, बस 1-1 चम्मच इसमें से निकालना आप और 1 गिलास पानी में डाल लेना और उसको पीते रहना दिन भर में 1-1 चम्मच। पेशेंट आता है 3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद आके बोलता है सर इतनी बच गई ना, मेरी प्रॉब्लम खत्म हो गई, क्या करूं? उनको बोलते हैं इसको कंटिन्यू करो
ताकि हाँ। रिपीट ना हो। और जब पेशेंट रिपीट करके आता है बोलता है अरे सर आपने तो केवल 2 गोली ये जरा जरा सी चुन्नू चुन्नू सी गोली डाली थी और इसमें इतना इफेक्ट। मैंने कहा भाई ये एनर्जी है, ठीक है। उसको फिर समझाते हैं हम लोग कि एनर्जी जब होती है, एनर्जी को जब बना लिया जाता है तो वो उसके बाद डिजनरेट नहीं होती, डिस्ट्रक्ट नहीं होती, उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। वही एनर्जी उठा के हम आपको दे देते हैं, ठीक है। तो आप सोचिए कि एक बार अगर 50 में अब मेरे पास अगर मतलब मशीन आ गई ना, तो मैं आपको गारंटी लेता हूँ 1 साल के अंदर मैं आपको सबको फ्री में दे दूंगा। 50,000 की 100 ml की बोतल पूरी मेडिसिन की पूरी सबको प्रोवाइड करा दूंगा। अभी नमस्ते मलिक सर। मशीन भी चाहिए सर हम लोगों को सर। अब ये जी जल्दी आएगी, 50,000 मेरी बात हुई है कल potency उनसे, जी मेरी सर, कल क्या- बात हुई थी उन्हें परसों। जी जी क्या वो कॉस्ट बोले जी होगा मैं सर उस इसका? मॉडल पे काम करना शुरू कर दिया है जी जी उसका और क्या 4-5 cost दिन हो के अंदर मैं सकता है आपको सर? उसका मॉडल का वो दूंगा, वीडियो वगैरह जो बना के। जी जी हाँ जी कॉस्ट वगैरह कुछ पता चला सर? जी अभी सर नमस्ते। नमस्ते सर, सर, बहुत हमें रीजनेबल। जी 50,000 पोटेंसी तो लगभग हमें पूरा आरएस में बनाने को तो तकलीफ होता है ना सर। 2.5 लीटर तक हमें आरएस यूज करना पड़ता है। इज देयर एनी वे हमें डिस्टिल वाटर में रेडी करके उसमें आरएस में चेंज करने को क्या तभी तरीका है क्या सर? मैडम एक काम करिए, आप प्योर डिस्टिल वाटर की मेडिसिन लीजिए, Okay. एक ड्रॉप और 50,000 ड्रॉप डिस्टिल वाटर की ले लीजिए। आप कुछ मत करना, उसके बाद ना आपसे ग्लोबुल्स बनेगा ना कुछ नहीं, केवल लिक्विड में दे सकते हो आप उसको, ठीक है। आप ऐसा कर लो, कोई स्टिक Okay, मारने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब ऐसा तो फिर ऐसा करो आप, ठीक है। आप उसको केवल डिस्टिल वाटर उठा के दे दो। आप देखो, देख के देखो, आप मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सभी से कह रहा हूँ, देख के देखो एक बार आप केवल S1 को दे के देखो कितना मैजिक आता है, कितना एनर्जी जनरेट होता है। बस अब ये दिक्कत है कि वो D3 में बनी हुई मेडिसिन ओरिजिनल क्वांटिटी में है आपके पास तो काम करेगा वो, ठीक है ओके सर। जी। हेलो सर। D3 का ही वन ड्रॉप डालना है सर ना? हाँ हाँ बिल्कुल D3 का डालना है सर, उसमें कोई चेंज नहीं करना हमको, है ना? बिल्कुल। जी हेलो सर। सर क्या बताया था, मैं पेशेंट आ गया था। 10,000 बनाने के लिए भी हम सेम कर सकते हैं सर? बिल्कुल कर सकते हो आप, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है, ट्राई कर लो आप। ये वन ड्रॉप मेडिसिन 9,990 ड्रॉप जो है वो आप डिस्टिल वाटर के ले लो, ट्राई करके देखो आप, अगर वही रेशियो बनता है तो बहुत अच्छा है आपके लिए। ये सर थैंक सर इसका क्या बताया? स्ट्रोक कितना देना पड़ता है सर 10,000 पोटेंसी के लिए? स्ट्रोक आप जब डिस्टिल वाटर में बना रहे हो तो कोई स्ट्रोक ही नहीं देना आपको, ओके ठीक है। सर सिंथेसिस के बारे में फिर से बताइए ना, कुछ बता रहे थे प्लीज। सर मैंने सिंथेसिस का कुछ भी नहीं बताया है ना? नहीं आप बता रहे थे ना, ये S1 को 100 बताया ml में सर। दो ग्लोबुल्स डाल के। वो MMP ग्लोबुल्स बताया था सर मैंने, जब 50 मिली पोटेंसी जब बनाई जाती है ना, उसका मैं होम्योपैथ का बता रहा हूँ, इस टाइप से, ठीक है। सर अगर हम ये दवाई ले रहे हैं तो बाकी का प्रिवेंटिव मास्क पहन के आएगा? लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। तो D3 हाँ पद्मावती मैम आप कुछ बोल रहे थे। हेलो पद्मावती मैम बोलिए आप, फिर मैं शुरू करूं। आप कुछ बोल रहे थे। सर D3 का 1 ड्रॉप इन 4 times 9 सर या 3 times 9 सर? 9 ड्रॉप 4 times 9। 4 टाइम ओके ओके सर, देन वो 50,000 बन जाता है सर। मैडम वो 10,000 बनेगा। 10,000 बनाने के लिए 49,999 ड्रॉप लेना पड़ेगा ना सर। फिर से चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। आज का मैंने टॉपिक रखा है दोस्तों गैंग्रीन। काफी आज किसी 16 मंथ क्लास वालों ने भी आज एक गैंग्रीन का प्रोटोकॉल पूछा था और स्पेशली गैंग्रीन की बात किया था कि गैंग्रीन की मेडिसिन बताइए। और मैंने उनसे पूछ लिया कि भाई गैंग्रीन क्या होता है आप बता दीजिए, तो पल के झांक रहे थे। दोस्तों हमारा इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का यही सबसे बड़ा नुकसान है कि हम लोग सारे, आप देखो कई लोग ऐसे हैं जो MD करके बैठे हैं बट ही डजंट डिजर्व MD डिग्री, बिल्कुल डिजर्व नहीं करते हैं दोस्तों।
आप बिलीव करोगे मैंने बीएचएमएस करने के बाद एमडी किया है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें मायने रखती है। हम लोग जब टेबल प्रैक्टिस में बैठते हैं कि हाँ भाई आप किसी चीज के लेवल को मेंटेन कर रहे हो तो आप यहाँ पर मायने रखोगे दोस्तों। तो जब हम गैंग्रीन के बारे में जानते हैं दोस्तों, तो जब आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार से कोई डिजनरेशन की प्रोसेस शुरू होती है तो कहीं पर स्पेशली किसी चीज की आपको जो वहां पर एबिलिटी है डेवलप होने की, उस एबिलिटी में चेंजेस हो जाए और कुछ ऐसी चीज वहां पर अवेलेबल हो जाए जिसके कारण डिस्ट्रक्शन हो दोस्तों, तो गैंग्रीन बॉडी टिश्यू की डेथ को रिफर करते हैं। वहां से बड़ी सी 5 ml डिस्टिल्ड वाटर। तो दोस्तों वहां पर जब रिफर करेंगे आप तो इस प्रकार से रिफर करेंगे दोस्तों कि यहां पर अगर किसी भी ऑर्गन के लेवल पर गैंग्रीन ऐसे डेवलप नहीं होता, ठीक है ना। आपको पता है कि कोई भी टिश्यू है तो वहां पर ब्लड सप्लाई प्रॉपर है, और प्रॉपर ब्लड सप्लाई है तो वहां पर जितना भी न्यूट्रिशन है वो मिल रहा है टिश्यू को, तो वहां पर ग्रोथ हो रही है दोस्तों। तो ग्रोथ होने के बाद में दोस्तों यदि वहां पर ब्लड फ्लो की कमी आई, ठीक है, अगर ब्लड फ्लो की कमी आई दोस्तों तो एक कारण होता है जब ब्लड फ्लो किसी टिश्यू के लेवल पर रिड्यूस हो जाएगा तो वहां पर टिश्यू फ्लूइड के लेवल को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, और जब टिश्यू फ्लूइड में न्यूट्रिशन नहीं जाएगा तो धीरे धीरे दोस्तों वहां पर उस पर्टिकुलर टिश्यू में नेक्रोसिस डेवलप होगा, और नेक्रोसिस डेवलप होगा तो डेफिनेटली उस टिश्यू की डेथ होना शुरू होगी। और डेथ होने के बाद में कहीं पर भी आप चले जाओ, कोई भी टिश्यू में कभी कोई इंस्ट्रूमेंटल इंजरी होती है, मैकेनिकल इंजरी होती है, ब्लोइंग की इंजरी होती है दोस्तों, या किसी भी प्रकार से मान लो कोई जंग लगी चीज की इंजरी होती है, तो आप देखते हैं वहां पर सीरियस इन्फेक्शन होती है, और जब सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है तो वो सीधा लीड करता है गैंग्रीन को दोस्तों। और यही कारण है दोस्तों गैंग्रीन में कॉमनली दोस्तों एक्सट्रीमिटीज बहुत ज्यादा प्रभावित होती है, अपर लिम्ब लोअर लिम्ब दोस्तों बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे बड़ा लीजन जो होता है ना, जहां डायरेक्टली इंजरी होती है, वो होता है आपका टोस, यानी आपके पांव की उंगलियां, फिंगर्स, पांव की, हैंड्स की, आपका लिम्स उसमें शामिल होता है दोस्तों। किंतु ये साथ में मसल्स और इंटरनल ऑर्गन में भी हो सकता है दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपको मसल्स में किसी प्रकार में कहीं पर बहुत ज्यादा ब्लंट इंजरी हुई है दोस्तों, और आप लंबे समय तक आपका घाव जो होता है ओपन रहा हो, और वहां पर उस ओपन वाउंड का प्रॉपरली वॉशिंग नहीं हुआ दोस्तों, तो वहां पर जो जर्म होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन डायरेक्टली इन्वेड कर जाता है और वो इंटरनल ऑर्गन में चला जाता है, और इंटरनल ऑर्गन के लेवल पर दोस्तों वहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है। यही कारण है दोस्तों। और जब डायबिटीज की बात की जाती है, हार्डन, जितनी भी हार्डन आर्टरीज होती है, वहां पर जो आर्टरीज होती है वो हार्ड हो जाती है दोस्तों। तो एथेरोस्क्लेरोसिस आपने देखा है, एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, आर्टरी के वाल के अंदर छोटे छोटे प्लेक्स बन जाते हैं दोस्तों। तो इसी हार्डन आर्टरीज के लेवल पर दोस्तों जब किसी व्यक्ति को डायबिटीज होता है, इस प्रकार के प्लेक्स जम जाते हैं, तो जो ल्यूमन होता है वो बहुत सकरा हो जाता है दोस्तों, और ल्यूमन सकरा होने के कारण प्रॉपर ब्लड सप्लाई वहां पर नहीं हो पाती, और जब प्रॉपर ब्लड सप्लाई वहां पर नहीं होती है दोस्तों तो हार्डन आर्टरीज वहां पर जो एथेरोस्क्लेरोसिस की जैसी जो कंडीशन है दोस्तों, उसमें जो गैंग्रीन होने के चांसेस होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा हायर होता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं दोस्तों। यदि इस कंडीशन में ब्लड वेसल्स में डैमेज हो जाता है दोस्तों, और वहां पर जो ब्लड वेसल में डैमेज होकर जो ब्लड फ्लो होता है वो अफेक्टेड हो जाएगा। अब क्यों अफेक्टेड हो जाएगा, देखिए यहां से तो प्रॉपर आ रहा है ब्लड, यहां आकर इस पे प्रेशर कर रहा है दोस्तों, यानी यहां पर जब आप पर्टिकुलर प्रैक्टिकल अनुभव देखेंगे दोस्तों तो यहां से ये बढ़िया तरीके से आ रहा, लेकिन यहाँ जब फोर्स होगा तो वो फोर्स क्या होगा, दो साइड डाइवर्ट होगा, एक साइड यहां पर से आकर यहां से निकलने की कोशिश करेगा, दूसरा इसको ब्लॉक के ऊपर प्रेशर करेगा, और यहां बार बार प्रेशर आने के कारण यहाँ बार बार टकराएगा। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों यहाँ के आर्टरी का जो ल्यूमन होता है वो ल्यूमन बहुत ज्यादा धीरे धीरे करके इरिटेट हो जाता है, पतला हो जाता है, और कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि ब्लड फ्लो के इफेक्ट के कारण, प्रेशर के कारण वहां पर लीकेज हो जाता है, वहां पर टूट जाता है, ठीक है। और यही कारण है दोस्तों गैंग्रीन के ट्रीटमेंट वहां पर सर्जरी के रूप में वहां पर हमेशा किया जाता है दोस्तों, हमेशा सर्जरी के लेवल पर, ताकि डेड टिश्यू को वहां से रिमूव किया जा सके दोस्तों। साथ में एंटीबायोटिक और जितना भी हाइपर बैरिक ऑक्सीजन थेरेपी होता है दोस्तों, और हाइपर बैरिक ऑक्सीजन थेरेपी के माध्यम से वहां पर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है मॉडर्न साइंस के माध्यम से दोस्तों। लेकिन गैंग्रीन की जो प्रोग्नोसिस, जो उसकी प्रोग्नोसिस मतलब ठीक होने की जो कैपेसिटी है, उसकी रिकवरी के लिए दोस्तों बहुत बेटर होती है। आपको पहले से पता देना पेशेंट को कि आपका ऑर्गन जितना गल गया है वो तो गल गया है,
उसके बाद शायद आप ठीक नहीं हो पाओगे, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उसको जल्दी से जल्दी सुखा दिया जाए। यदि गैंग्रीन को अर्ली आइडेंटिफाई किया जा सके दोस्तों, तो उसका क्विकली ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर आप उसको अर्ली डायग्नोस कर लेते हो दोस्तों, तो मान के चलो उसको आप बेसिकली ट्रीटमेंट कर सकते हो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर, ये मैं इसलिए क्लियर बता रहा हूं कि हमने बहुत जांच करी है दोस्तों, बहुत सारे पेशेंट को बचाने की कोशिश करी है। कई पेशेंट कोऑपरेट करते हैं और कई पेशेंट ऊपर जाके हमारे से बात करते हैं, आपने केस बिगाड़ दिया, ठीक है। इसलिए बड़े सोच समझ के हैंडल करना, जो पेशेंट समझदार हो उसी को हाथ लगाना, अन्यथा आपके गले पड़ जाएगा दोस्तों। क्योंकि पेशेंट सपोर्ट नहीं करता, पेशेंट को जो चीज कहा जाता है, आप ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो, वो जरूर करेगा दोस्तों। और जब ऐसी कंडीशन होती है तो आप मान के चलिए वहां पर हमेशा गैंग्रीन फेलियर की कंडीशन क्रिएट करता है दोस्तों। मैक्सिमम केसेस में मैंने अपने टेबल प्रैक्टिस में देखा है। इसीलिए मैं एकमात्र डिसीज के लेवल पर हमेशा मैं परेशान रहता हूं, वो है गैंग्रीन के लेवल पर। 25 से 30% मुझे फीडबैक मिला है दोस्तों, ओनली 25 to 30%, ठीक है। और कंप्लीट भी किए मैंने, कंप्लीट क्योर किए पेशेंट को। लेकिन दिक्कत ये आती है कि समझदार पेशेंट ज्यादा बेवकूफी करता है दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि वहां पर मतलब डॉक्टर और पेशेंट के रिलेशन को, जो अटेंडर आते हैं, जो आसपास देखने वाले आते हैं, अरे तू इनके चक्कर में मत पड़े, वहां जा सर्जरी करा ले, वो हमारा पूरा केस बिगाड़ देते हैं दोस्तों। और उसके कारण पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है, और कंफ्यूज होने के कारण दोस्तों वो हमारा ट्रीटमेंट को प्रॉपरली लागू ही नहीं करता। यहाँ का ट्रीटमेंट लिया, वहां का ट्रीटमेंट लिया, ये दवाई लगाई, वो दवाई लगाई, एक्सटर्नल उसे पता नहीं अंदर क्या हो रहा है। लेकिन वो जो ज्ञानचंद लोग आते हैं, जो ज्ञान बघारते हैं दोस्तों, वो हम डॉक्टरों से बड़े होते हैं, और उन्हीं के कारण हम लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम की अपेक्षा रहती है कि हाँ ये प्रॉब्लम क्रिएट कर गया है दोस्तों, ठीक है। तो गैंग्रीन किसी भी कारणों से हो सकता है, उन कारण के बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों। सबसे पहला कारण जो होता है, जो मैंने क्लियरली बताया, लेक ऑफ ब्लड सप्लाई। अगर किसी पार्ट में ब्लड सप्लाई कम क्वांटिटी में होती है दोस्तों, तो ब्लड के माध्यम से आपको पता है दोस्तों, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन कंटिन्यू वहां पर सेल्स को प्राप्त होता रहता है, और उन्हीं सेल्स के मेटाबॉलिज्म का वेस्ट प्रोडक्ट वहां पर आकर इसी ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से बाहर जाता है। अगर यही प्रोसेस बाधित हो गई दोस्तों, तो हमको पता है कि वहां पर इम्यून सिस्टम का जो कंपोनेंट है, जैसे कि एंटीबॉडीज, वो यहां पर इंफेक्शन से बचाने का काम करता है। लेकिन जब वहां पर उस ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से न तो न्यूट्रिशन आ रहा है, और न सेल में कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है, और वहां पर न तो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर जा रहा है, यानी दोनों कंडीशन वहां पर बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए बहुत ही आसान कंडीशन होती है, और बड़ी आसानी के साथ दोस्तों वहां पर बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन जब एंटीबॉडीज ही नहीं आ रहा है वहां पर, तो आपका इन्फेक्शन से बचना मुश्किल हो जाता है, वो पूरा पार्ट सड़ने लग जाता है दोस्तों। यही कारण है दोस्तों, बिना प्रॉपर ब्लड सप्लाई सेल सरवाइव नहीं हो पाती। याद रखिएगा, बिना ब्लड सप्लाई सेल सरवाइव नहीं हो पाती। इसीलिए जब सेल्स मरा तो डेफिनेटली कई सेल्स मरेंगे, तो कई सेल्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। उस टिश्यू में एक गड्ढा बन जाता है, डीके बन जाता है, जैसे दांत में डीके होता है ना, टूथ डीके, ऐसे ही वहां पर टिश्यू में डीके बन जाता है, क्योंकि वो पूरा एरिया सड़ जाता है, नेक्रोस्ड हो जाता है, फाइब्रोस्ड हो जाता है, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है। उसके बाद वो एरिया किसी काम का नहीं रहता है दोस्तों, ठीक है। तो इसी कारण से दोस्तों टिश्यूज में डेकेज हो जाते हैं, और ये डेफिनेटली दोस्तों वहां पर बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते हैं दोस्तों। यही कारण है कि जब गैंग्रीन को ट्रीट करना है, तो आपको सबसे पहले वहां पर ब्लड सप्लाई बढ़ाना है। तो आपका प्रोटोकॉल क्या होगा दोस्तों, ये आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, यहां पर ब्लड सप्लाई बढ़ाकर गंदगी निकालना है, तो केवल A2 का प्रयोग यहां कर लीजिए, आपका सारा काम हो रहा है दोस्तों। पहला प्रोटोकॉल आपका यहां पर जेन्युइनली जो सिलेक्टेड होता है वो A2 होता है दोस्तों, अर्थात A2 से वहां पर ब्लड सप्लाई भी बढ़ेगी, क्योंकि पहले वेस्टेज मटेरियल तो निकालो। जैसे वेस्टेज मटेरियल निकालोगे, मैक्सिमम कंडीशन में दोस्तों वहां पर ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, मैक्सिमम कंडीशन में देखा है, ठीक है। तो दूसरी बात, जब यहां पर इंफेक्शंस की बात आती है दोस्तों, यदि बैक्टीरिया लंबे समय तक ग्रोथ करते रहते हैं, अगर यहां पर बैक्टीरिया लंबे समय तक ग्रोथ करते रहते हैं दोस्तों, तो मैक्सिमम कंडीशन में हम लोगों को वहां पर कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होती है दोस्तों। तब इंफेक्शन वहां पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फैल जाता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, और जब टिश्यू की डेथ हो जाती है दोस्तों, तो डेफिनेटली वहां पर गैंग्रीन के सिम्टम डेवलप हो जाते हैं। वो बहुत आसानी के साथ हमको दिखता है कि हाँ यहाँ पर गैंग्रीन के सिम्टम हो चुके हैं, स्किन बिल्कुल काली पड़ चुकी है, और ट्रॉमा डेवलप हो जाता है, वाउंड डेवलप हो जाता है दोस्तों। जो वाउंड ट्रॉमेटिक होते हैं,
जैसे कि गनशॉट वाउंड देख लो आप दोस्तों, या क्रशिंग इंजरी का देख लो, कार क्रैशेस का देख लो, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट का देख लो, जिसके कारण बैक्टीरिया बॉडी के अंदर डीप टिश्यूज में बड़ी आसानी के साथ मूव कर जाता है दोस्तों, तब ऐसे टिश्यू में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और तभी वहां पर दोस्तों गैंग्रीन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं दोस्तों। पहले की कॉन्सेप्ट क्या होता था? पहले का कॉन्सेप्ट केवल डायरेक्टली बता दिया जाता था, लोहे की कोई चीज से लग जाएगा वहां पर आपको टिटनेस हो जाएगा, उसके बाद में पूरा वाउंड आपका इन्फेक्टेड हो जाएगा बैक्टीरियल इन्फेक्टेंट के कारण, और आगे जाकर दोस्तों आपका पांव काटना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन गैंग्रीन के लेवल पर ये तीन चीज, लेक ऑफ ब्लड सप्लाई, इन्फेक्शन और ट्रॉमा, ये तीन मेन रोल अदा करते हैं। अगर ये हैं, आप मान के चलिए गैंग्रीन होने के चांसेस ज्यादा है दोस्तों। इसीलिए जब सिम्टम की बात करेंगे आप, तब गैंग्रीन स्किन को अफेक्ट करने का काम करती है दोस्तों, यानी साइन और सिम्टम जो वहां पर इंक्लूड होंगे वो आपको कैरेक्टर आप देखिएगा इन प्रोटोकॉल के दोस्तों, यानी स्किन डिस्कलरेशन हो जाता है। अब डिकलरेशन कौन सी स्किन के लेयर में होता है दोस्तों? सुपरफिशियल के लेयर में, तो आपको वहां पर क्या इस्तेमाल करना है? H5C5, ठीक है। पेल से ब्लू हो जाती है, एकदम पेल कलर से ब्लू कलर में हो जाती है, पर्पल कलर में हो जाती है, ब्लैक कलर में हो जाती है, ब्रॉन्ज कलर में हो जाती है, या रेड कलर में हो जाती है दोस्तों। तो जब गैंग्रीन की टाइप के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, जिसमें स्वेलिंग या स्किन पर ब्लिस्टर का निर्माण होता है, जिसमें बहुत ज्यादा फ्लूइड भरा होता है दोस्तों, ये हेल्दी या डैमेज स्किन के बीच में एक क्लियर लिंक को बना देता है, और वो क्लियर लिंक जब बनती है दोस्तों, तो वो पर्टिकुलर अच्छे पार्ट को जो खराब पार्ट है उससे डिफरेंशिएट करती है दोस्तों। और यही कारण है दोस्तों, जब यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है तब पेशेंट को अचानक सीवियर पेन शुरू हो जाता है, और ये सीवियर पेन जब शुरू होता है दोस्तों, जिसके बाद वहां पर नंबर्स जो फीलिंग होने लगती है दोस्तों, वो फीलिंग जो होती है उसमें सबसे ज्यादा नंबनेस की फीलिंग आपको देखने को मिलेगी, और जो नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे वो बहुत सीवियर कंडीशन में बढ़ जाएंगे, यानी एक फुल एकदम फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज जो तो दोस्तों वहां पर डेवलप हो जाएगा, और ये सोर से लैकिंग होने लग जाएगा, यानी जो वहां पर घाव है, जो वाउंड है, वहां से जो है हल्का सा लिक्विड वहां से रिसाव करने लग जाता है, और जो स्किन होती है बहुत ही ज्यादा शाइनी चमकदार स्किन बिना हेयर की, वहां से जो हेयर होंगे सब रप्चर होकर बाहर निकल जाएंगे दोस्तों। स्किन बिल्कुल कूल या टच करने पर दोस्तों बिल्कुल कोल्ड फील होती है, बिल्कुल ठंडा, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही, ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं हो रही है, एटीपी जनरेट नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली वो स्किन जो होती है टोटली कोल्ड लेवल पर कन्वर्ट हो जाती है दोस्तों। और यही कारण है, जो कोल्ड लेवल पर कन्वर्ट हो जाती है दोस्तों, तब हमें ये प्रोटोकॉल्स वहां पर जनरेट करना पड़ते हैं दोस्तों। यही कारण है दोस्तों, यदि इस प्रकार की गैंग्रीन है जो कि स्किन के नीचे स्थित सरफेस के अंदर जो टिश्यूज है उसको अफेक्टेड कर रही है दोस्तों, तो यहां पर डिपेंड करता है कि गैंग्रीन किस प्रकार का है। सबसे डेंजरस होता है दोस्तों गैस गैंग्रीन। गैस गैंग्रीन या इंटरनल गैंग्रीन में देखने को मिलता है दोस्तों कि जो प्रभावित टिश्यू होता है, जो वहां का टिश्यू प्रभावित हो रहा है दोस्तों, वो एकदम स्वेलिंग हो जाता है, उसमें पानी कलेक्ट हो जाता है और बहुत ही पेनफुल कंडीशन हो जाती है दोस्तों। अर्थात जो सेल है उस सेल के अंदर लिक्विड जो इंटरसेल्युलर फ्लूइड होता है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कलेक्ट हो जाता है दोस्तों, और वो स्वॉलन और बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। क्यों? क्योंकि वो रप्चर के स्टेट तक चला जाता है और पेशेंट को अनवेल रखता है, बहुत ज्यादा अनवेल, मतलब वो अस्वस्थ हो जाता है, उसको सारी चीजें सहन नहीं होती। और यही कारण है दोस्तों, धीरे धीरे गैंग्रीन उस टिश्यू फ्लूइड के माध्यम से पूरी बॉडी में फैल जाता है, पूरी बॉडी के सेल में फैल जाएगा। और जब ये कंडीशन हो जाएगी दोस्तों, तो डेफिनेटली पेशेंट को लो ग्रेड फीवर धीरे धीरे मेंटेन हो जाएगा, लगातार लो ग्रेड फीवर वहां पर उसको होता लगेगा दोस्तों। यानी ये एक कंडीशन होती है जो डेफिनेटली शॉक को वहां पर एसोसिएटेड होती है, यानी शॉक के साथ में वहां पर दोस्तों सेप्टिक शॉक के रूप में वहां पर डेवलप होती है। और ये वो कंडीशन होती है दोस्तों, यदि गैंग्रीनस टिश्यू में वहां पर किसी भी कारणवश अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, इसीलिए सेप्टिक शॉक के रूप में बोला हूं दोस्तों, जब वहां पर टिपिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन ओरिजिनेट हो जाती है दोस्तों, तो पूरी बॉडी के लेवल पर स्प्रेड हो जाती है, और पूरी बॉडी के लेवल पर जब स्प्रेड हो जाएगी दोस्तों, तो वहां पर टिपिकली ये सिम्टम्स हमको देखने को मिलेंगे। यानी सेप्टिक शॉक के जब साइन और सिम्टम आप देखोगे वहां पर, तो डेफिनेटली आपको बीपी डाउन होते हुए दिखेगा, लो बीपी, लो ब्लड प्रेशर, फीवर लो ग्रेड मिलेगा दोस्तों। और आप जब टेम्परेचर की बात करोगे 36 डिग्री सेल्सियस या 96.8 फ़ारेनहाइट डिग्री के सेल्सियस के आसपास, नॉर्मल से संभवतः कम ही आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हीट ज्यादा बनने के कारण बॉडी के अंदर ऐसा फील होगा कि लो ग्रेड फीवर है दोस्तों।
रैपिड हार्ट रेट होगी, बहुत तेजी के साथ हार्ट रेट। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजिकल भी वो अफेक्टेड हो चुका होगा, यानी उसका दिमाग केवल एक जगह पे जाकर काम करेगा कि मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है, मेरा हो सकता है हाथ पांव काटना पड़े। दोस्तों लाइट हेडनेस, बिल्कुल उसका जो हेड होता है बहुत हल्का हो जाएगा दोस्तों, सोचने समझने की प्रॉब्लम चली जाएगी उसको, यानी बहुत सारी कंफ्यूजन माइंडेड हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन में दोस्तों शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाता है, यानी उसको सांस लेने में भी डिफिकल्टीज आपको महसूस होगी। और यही कारण है दोस्तों, काफी कारणों से कंफ्यूजन हो जाएगा दोस्तों। और जब कंफ्यूजन देखने को मिलेगा तो इस सारे कैरेक्टर आपको टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिल रहे होते हैं दोस्तों। तो ऐसी कंडीशन में जब आप पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स की बात करोगे तो सबसे पहले आपको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए सीटी स्कैन, टिश्यू की बायोप्सी, सर्जिकल एक्सप्लोरेशन, टिश्यू कल्चर फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जब आप ये चारों चीज करवा लेते हो तब आप ट्रीटमेंट को हैंडल कर सकते हो, बहुत इजीली कर सकते हो दोस्तों। जब आप पर्टिकुलर वहां पर जा रहे हो, आपको लग रहा है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, कहां पर हो रहा है? S5C5 वर्वन WE के लेवल पर, ठीक है। यानी ये वो लेवल है जहां पर हम लोगों को कहीं पर नर्वाइन मेडिसिन और सारी इलेक्ट्रिसिटीज का काम लेना है। अगर हमने यहाँ RE ऐड कर दिया तो क्या होगा दोस्तों? RE अगर हमने ऐड कर दिया तो बहुत सारी चीजें अनवांटेड हो जाएगी वहां पर, ठीक है। इसीलिए S5C5 वर्वन WE का प्रोटोकॉल लो। जब WE बताया था तब मैंने बताया था जब किसी भी दूसरी इलेक्ट्रिसिटी का काम कराना हो देर लगेगी, लेकिन WE से बेटर नहीं। अच्छा, RE से केवल आप सीक्रेशन बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो वहां सीक्रेशन बढ़ाने का मकसद नहीं है, वहां पर केवल और केवल दोस्तों वहां पर केवल और केवल WE देकर एंटीसेप्टिक का रोल करना पड़ेगा, अंदर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल दोनों लेवल पर आपको एंटीसेप्टिक। RE का रोल वहां पर मुझे नहीं समझ में आता, इसलिए यहां पर S5C5 वर्वन WE को सेकेंड डायल्यूशन में आपको चलाना पड़ेगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल। दूसरा, जब आप अगर ऐसा देखना चाहते हो तो S5 स्किन के लेवल को प्यूरिफाई करना चाहते हो, वहां से मटेरियल को बाहर निकलना चाहते हो, S5L1B को C5 वर्वन G के साथ दे दीजिए। ये भी प्रोटोकॉल बहुत बढ़िया काम करता है। जब सुपरफिशियल एडवांस केस में ना होकर एक्यूट केस में जैसे ही हुआ वैसे हमारे पास आ जाता है, तब ये फार्मूला बहुत ही ब्रिलियंट काम करता है। लेकिन जब हम लोग हमारा गैंग्रेनल फोर्ट को यूज करते हैं जो वाउंड के लेवल पर काम करता है, अगर ये दो प्रोटोकॉल एक साथ चला दिया जाए दोस्तों, 3 नंबर 4 नंबर किसी भी प्रकार के गैंग्रेनल को आप रिकवर कर सकते हो। A2 S5C5 P2N1 वर्वन G सेकेंड डायल्यूशन, ठीक है। A2 S5C5 P2N1 वर्वन G सेकेंड डायल्यूशन। जब आप इस प्रोटोकॉल को P1C1 A1 L1 B, अब आपको देखो यहां पर हमने दोस्तों P1 C1 A1 L1 B को सेकेंड डायल्यूशन में लिया। अब आपको पता है दोस्तों यहां पर P1 C1 का जब लेवल होगा ये डायरेक्टली दोस्तों सेकेंड डायल्यूशन पे वहां पर ब्लड सप्लाई को आराम से मेंटेन करेगा। और B को जब हमने ऐड कर दिया तो B को ऐड करने से दोस्तों वहां पर जो कैपिलरीज होती है उन कैपिलरीज के प्रेशर को करेक्ट करेगा, उस कैपिलरीज के सर्कुलेशन को करेक्ट करेगा। तो A1 और B यहां पर P1 और C1 L1 के साथ में दोस्तों वहां पर मिडिल मन का काम करके वहां पर जितना भी वेस्टेज मेटल करेक्ट हो रहा है उसको बाहर निकाल के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाकर कैपिलरी की क्वांटिटी और क्वालिटी, ब्लड की क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ाकर दोस्तों उस पार्ट को प्यूरिफाई करने का काम करेगा। तो ये जो दो प्रोटोकॉल होते हैं, अगर पहले प्रोटोकॉल के साथ आप इनको चला देंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका गैंग्रीनल जो गैंग्रीन का केस होता है वो सब मतलब फैलेगा। मैक्सिमम केसेस में रोक दिया जाता है दोस्तों। और यहाँ पर A2C5G D4P2N1 या इसके साथ में जब आप इसको एक्सटर्नल अप्लाई करते हो दोस्तों तो मैक्सिमम केसेस में आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट दोस्तों वहां पर देखने को मिलेगा। मैक्सिमम केसेस में आपको वहां पर रिजल्ट देखने को मिलेगा। यही चीज C7G D4 अल्टरनेट S5C2L1Y D4 ये भी प्रोटोकॉल बहुत ब्रिलियंट काम करता है दोस्तों। और जब इस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है तो मैक्सिमम केसेस में जो टिश्यू के लेवल पर इंफ्लामेशन होता है वो पूरा इंफ्लामेटरी प्रोसेस को रिड्यूस करता है दोस्तों। और इंफ्लामेशन के रिड्यूस करने के साथ साथ एज वेल एज वहां पर अगर हीलिंग कैपेसिटी होती है, अर्थात हम इन दो के साथ में केवल ये चला दें तो मैक्सिमम कंटेंट में दोस्तों वहां पर क्यूर करने का काम करता है। और ये क्योरिंग की कैपेसिटी जब डेवलप होती है तो पेशेंट बहुत जल्दी से दोस्तों हीलिंग कैपेसिटी में आ जाता है।
ये छोटा सा, लेकिन अगर हम और ज्यादा हाइपोटेंसिस के लेवल पर जाना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर C3 का 200 बहुत बढ़िया काम करता है। जितने भी प्रकार के इरप्शंस आते हैं उन इरप्शंस को क्योर करने का काम करता है, डीप टिश्यू की हीलिंग का काम करता है। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं बहुत ज्यादा गैंग्रीन डीप में जा चुका है, सुपरफिशियल एरिया में नहीं है, बहुत ज्यादा डीप टिश्यूज में जा चुका है, तब वहां पर दोस्तों C3 का प्रोटोकॉल आप जनरेट कीजिएगा, नेगेटिव में जनरेट कीजिएगा, बहुत ही ब्रिलियंट रिजल्ट आएगा। आप जब C1 C2 को नेगेटिव करेंगे तो इतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, टाइम लगेगा। लेकिन जैसे ही आप C3 के लेवल पर जाओगे, मैक्सिमम पेशेंट आपका C3 200 के लेवल पर बहुत तेजी के साथ रिकवर हो जाएगा। दोस्तों ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जो मुझे अभी नई नई सीखने को मिली है, वो मैंने आपको बताया दोस्तों। तो ये था गैंग्रीन का दोस्तों। आप में से कई लोगों ने गैंग्रीन के प्रोटोकॉल बनाए होंगे, ट्रीटमेंट भी किया होगा। लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसको किस प्रोटोकॉल से रिजल्ट मिला, तो बहुत कुछ मुझे भी सीखने को मिलेगा, आपको भी सीखने को मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों। मैंने आपको कहा था कि हाइपोथैलेमस रीजन से जब हम बात करेंगे तो बहुत सारी, कल भी हमें समय नहीं मिला था दोस्तों, हाइपोथैलेमस रीजन से हम बहुत सारी चीजें कंट्रोल करने वाले हैं दोस्तों। आज सबसे पहले बात करते हैं हम रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट। ठीक है, हम कैसे हार्ट रेट को रेगुलेट करते हैं दोस्तों। आप में से कई लोगों ने A3B का यूज किया होगा हार्ट के ऊपर मसाज में। कितने लोग हैं जो मसाज से ही सेटिस्फाई करते हैं? ठीक है, A3B का या A3W का मसाज से बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट मिलता है हमको दोस्तों। ठीक है, अगर आप उसी के साथ, अगर किसी को एंजाइना का पेन हो रहा है और उसी के साथ आप F2W को फोरहेड पर कंप्रेस कर देते हो ना, सोने पे सुहागा कर देते हो। क्यों कर देते हो दोस्तों? आपको एक दो लाइन आप समझिएगा दोस्तों। जब आप हाइपोथैलेमस मेडुला की बात करते हो, रिलेशन की बात करते हो दोस्तों, तो हाइपोथैलेमस कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस मेडुला ऑब्लोंगेटा में जो वेसोमोटर सेंटर होता है दोस्तों, उस वेसोमोटर सेंटर के थ्रू हार्ट रेट को रेगुलेट करने का काम करता है। अब आप सोच लीजिए, वेसोमोटर सिस्टम, ठीक है, वेसल्स पे जो मोटर का सिस्टम होता है, वो अगर सेंसेशन होगा तो क्या करेगा? अगर कोई सेंसरी सिस्टम की बात करोगे तो वो क्या करेगा? सेंसेशन बढ़ाएगा, यानी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा। लेकिन मोटर करेगा तो क्या करेगा दोस्तों? ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों जो हाइपोथैलेमस है मेडुला ऑब्लोंगेटा में वेसोमोटर सेंटर के थ्रू हार्ट रेट को रेगुलेट करने का काम करता है दोस्तों। तो अगर मैं ये कहूं हाइपोथैलेमस के पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस का स्टिमुलेशन हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है, तो क्या गलत है दोस्तों? ठीक है, हाइपोथैलेमस की पोस्टीरियर और लेटरल न्यूक्लियाई का जो स्टिमुलेशन होता है हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है। तो जब लो बीपी की बात आती है तो हम इसी चीज का तो उपयोग करते हैं। हम क्या करते हैं? S7RE। कितने लोगों ने यूज किया है दोस्तों? S7RE से, S1A1RE से हम लोग वहां पर तुरंत दोस्तों ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर सकते हैं, इमीडिएट। ऐसे केसेस में डायरेक्टली पेशेंट को 10 ड्रॉप ऑन टंग डलवाइए आप। ठीक है, 4 to 6 टाइम 10 ड्रॉप इमेजिनरी वहां पर आप डायरेक्टली टंग पे डला दीजिए, आपको देखने को मिल जाएगा। इससे अच्छा प्रोटोकॉल मैं बताता हूं, S10A1RE। ठीक है, S10A1RE के माध्यम से या S10A1C1RE के माध्यम से डायरेक्टली ब्रेन को स्टिमुलेट कर सकते हो, या आप केवल स्मेल को दीजिए। तो हम नए नए प्रोटोकॉल जनरेट करके लाए दोस्तों। C1RE, S10C1RE को केवल स्मेल करा दीजिए आप देखिएगा दोस्तों, ब्रिलियंटली प्रोटोकॉल आपको नजर आएगा। लेकिन ज्यादा नहीं देना है, ठीक है, ज्यादा नहीं लेना है दोस्तों, ये क्योंकि इंक्रीज हो गया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, इसीलिए आप केवल सिंगल डोज, डेली सिंगल डोज उसको आप दे दीजिए। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस की पोस्टीरियर और लेटरल न्यूक्लियस का स्टिमुलेशन हार्ट रेट को इंक्रीज करने का काम करता है। तो आप जब F2W को या A3B को हार्ट पर मसाज करते हो तो आप इसी लेवल पर काम कर रहे होते हो दोस्तों, तुरंत स्टिमुलेट कर रहे होते हो आप उसको। ठीक है, अगर हम A3RE की बात कर रहा हूं, A3RE की, जब बहुत ज्यादा लो बीपी होता है, हार्ट का धड़कना कम हो जाता है, हार्ट का जो पल्सेशन होता है लो हो जाता है, तब ऐसी कंडीशन में A3RE का प्रयोग करके हम हार्ट को स्टिमुलेट करते हैं, F2W करके हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करके बैलेंस बनाने का काम करते हैं। जैसे ही बैलेंस बनता है वैसे ही A3RE को हटाकर A3B को यूज करते हैं और A3B के माध्यम से बैलेंस कर देते हैं दोस्तों। ज्यादातर केसेस में A3B का ही कंप्रेस किया जाता है। इसीलिए दोस्तों जब आपको आंखों से कंट्रोल करना है, कैसे करोगे दोस्तों?
अगर मैं कहूं कि आप ब्लड प्रेशर को केवल फोरहेड के लेवल से, आंखों के लेवल से कंट्रोल कर रहे हो, कैसे करोगे दोस्तों? मैंने बताया था आपको, प्री ऑप्टिक और एंटीरियर न्यूक्लियाई के स्टिमुलेशन के कारण हार्ट रेट को आप डिक्रीज कर सकते हो। पेशेंट को लेटा दीजिए आप, F2W का फोरहेड पर कंप्रेस कर दीजिए, ठीक है, या WE की स्मेल दे दीजिए आप, ठीक है, आप वहां पर देखिएगा, इमीडिएट रिजल्ट आपको टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिल जाएगा। यही चीज हम क्या करते हैं, आरी हटा दीजिए, S1A1Y यूज कीजिए हाइपरटेंशन में। यही चीज मैंने आपको बताया था अभी, S10A1Y को नेगेटिव में देने से। अब S10A1 का नाम सुन के लोग घबरा जाते हैं, और साहब आपने A1 दे दिया, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। अरे कुछ नहीं होता दोस्तों, आप यूज तो करो, ठीक है। आप वहां पर पॉजिटिव 1:9 के रेशियो को मत करो, आप वहां 147 का रेशियो यूज करो। आप 3rd या 10th डाल, हम इसीलिए तो कहते हैं सीधा 10th डाइल्यूशन यूज करो ना मित्रों, जरूरत ही नहीं आप कॉम्प्लिकेशन। आप एक काम करिए, 30 ml डिस्टिल वाटर लीजिए, 3 ड्रॉप आप S10 के डालिए, 3 ड्रॉप A1 की डालिए, 3 ड्रॉप Y की डालिए, 105 स्ट्रोक उठा दीजिए, पेशेंट को दे दीजिए, ये 10th डाइल्यूशन हो गया। डायरेक्ट दीजिए आप, देखिए रिजल्ट 10 मिनट के अंदर पेशेंट बोल देगा हाँ मुझे रिलैक्स होना शुरू हो गया। तो और क्या चाहिए दोस्तों, इससे बेटर रिजल्ट आप मुझे बता दो मॉडर्न साइंस के लेवल पर भी, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, ये छोटी छोटी क्वालिटीज जो है हमको हमारे लेवल पे बनाना पड़ेगा। और कहते हैं ना प्रैक्टिकल में भी मेन परफेक्ट, हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं और प्रैक्टिकल का प्रूफ हम लोग दे रहे हैं, और यही प्रैक्टिकल में भी मैन परफेक्ट वाला जो कॉलम बन रहा है हम लोगों का, वो हमें सैचुरेट कर रहा है दोस्तों, सैचुरेटेड कर रहा है हमको, ठीक है। दूसरी बात, जब आप ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन की बात करते हो दोस्तों, तो आप कैसे वहां कर रहे हो रेगुलेशन? ये तो हमने टेक्निक की बात करी कि भाई वहां से इसका कंट्रोल हो रहा है तो हम वहां पर काम कर रहे हैं, लेकिन ये काम कैसे हो रहा है ये भी तो पूछेगा कोई कि भाई चलो हाँ हमको पता लग गया कि आप पोस्टीरियर और लेटरल न्यूक्लियस के लेवल पर या प्री ऑप्टिक और एंटीरियर न्यूक्लियस के स्टिमुलेशन से आप डिक्रीज कर रहे हो और पोस्टीरियर और लेटरल न्यूक्लियस के स्टिमुलेट करके आप इंक्रीज कर रहे हो, चलो ठीक है वो भी मान लिया हमने, लेकिन ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन कैसे कर रहे हो आप दोस्तों? हाइपोथैलेमस पर जो वेसोमोटर सेंटर होता है ना दोस्तों, जो वेसल्स ब्लड वेसल्स के लेवल पर होता है, ठीक है, जब भी हार्ट से जो ब्लड फ्लो होता है ना दोस्तों, वहां पर जो एओर्टा के ऊपर जो उसकी वाल पे पड़ने वाला प्रेशर होता है ना, वो मतलब वहां के बैरो रिसेप्टर के माध्यम से दोस्तों उसको अडॉप्ट कर लिया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग हमारे पूरी बॉडी का प्रेशर जनरेट होता है दोस्तों, उसी हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस पर वेसोमोटर सेंटर पर एक्टिंग के द्वारा ब्लड प्रेशर को आप रेगुलेट कर सकते हो। तो वेसोमोटर सिस्टम मतलब बॉडी में कहीं पर भी ब्लड वेसल्स का सिस्टम होता है जो कहीं ना कहीं लिंक होता है ब्रेन के हाइपोथैलेमस के साथ, हार्ट के साथ दोस्तों। तो ऐसी कंडीशन में आप डायरेक्टली ब्लड वेसल्स के लेवल पर अप्लाई करने वाली मेडिसिन को देकर आप रिलैक्सेशन जो करा दे, जो डायलेटेशन करा दे, उस चीज को आप देकर, तो डायलेटेशन कौन कराता है दोस्तों? वही कराता है ना। रिलैक्स कौन कराएगा? वही कराएगा। और अगर मान लो डायलेटेशन है, उस डायलेटेशन को इंक्रीज करके वहां से लिक्विड को आप हटा दोगे तो इंक्रीज कौन करेगा? आरी करेगा, उसको सप्लाई को बढ़ाकर वहां से बाहर निकाल देगा। तो जब ये कंडीशन आपको पता है दोस्तों, तो यही कंडीशन का उपयोग करिए ना अप्लाई के लिए दोस्तों। यानी पोस्टीरियर और लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस का स्टिमुलेशन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। आर्टेरियल की बात कर रहा हूं दोस्तों, वीनस ब्लड प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर पोस्टीरियर और लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई का स्टिमुलेशन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। और यही बात अगर हम करें प्री ऑप्टिक एरिया, मैंने बताया था आपको, पूरा आंखों से निकलने वाला ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक चाइज्मा और पूरा ऑप्टिक ट्रैक्ट, ठीक है। तो प्री ऑप्टिक एरिया का स्टिमुलेशन ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देता है दोस्तों, ठीक है। अगर हम यही चीज की बात करें तो मैं आपको दो चीज का रिलेशन बताता हूं। अगर आप S12C1 का कोल्ड कंप्रेस करते हो आइस के लेवल पर, तो क्या आइस का प्रेशर रिड्यूस नहीं करते हो आप? ठीक है, S12C1 से, करेक्ट। अगर आप यही प्रोटोकॉल ब्रेन के लेवल पर यूज करते हो A2, F2, C5Y से, तो क्या आप ब्रेन के लेवल का प्रेशर रिड्यूस नहीं करते हो? आप ट्राई करके देखिएगा दोस्तों, डेफिनेटली आप आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को जो पोस्टीरियर और लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई के लेवल से स्टिमुलेशन के कारण इंक्रीज होता है, उसको आप इंक्रीज कर सकते हो बिकॉज ऑफ आरी। वहां पर डब्ल्यू का यूज कर दीजिए, आरी का यूज कर दीजिए, बढ़ जाएगा दोस्तों। लेकिन वहां पर अगर आरी का यूज करोगे ब्रेन में तो दूसरी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, इसलिए केवल स्मेल करने को दे दो आप,
ठीक है, इसलिए हम कहते हैं S10 C1RE या C1RE को केवल आप स्मेल करने को दे दीजिए। देखिए दोस्तों, ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, जब आप प्री ऑप्टिक एरिया के लेवल पर बात करते हो और प्री ऑप्टिक एरिया के लेवल पर जब बात करोगे दोस्तों, और वहां पर आप स्टिमुलेशन के लेवल पर जाओगे तो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने का काम करेगा। वो डेफिनेटली वहां पर आप 3 मेडिसिन एक साथ यूज कर सकते हो, S1, S10, S12। ये तीनों मेडिसिन कहीं ना कहीं इंटरलिंक है हाइपोथैलेमस ब्रेन के फंक्शन से दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये प्रूवन चीज है दोस्तों। और जब आप यहाँ पर C1 का RE और Y का इसके साथ सपोर्ट कर दोगे तो दोनों को बढ़ाना, दोनों को घटाने का दोनों काम आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा RE का ज्यादा प्रयोग नहीं कराना। Y का आप जितना कराना हो करा सकते हो, लेकिन RE का प्रयोग ज्यादा नहीं कराना। Y का प्रयोग आप दिन में 2 बार भी करा सकते हो, RE का प्रयोग केवल 1 बार कराना, क्योंकि अभी हमने प्रूवन नहीं किया है दोस्तों। हम कई पेशेंट्स के लेवल पर जब प्रूफ करेंगे और ज्यादा फीडबैक हम लोगों के सामने आएगा, तब हमें बहुत सारी बारीकियां मालूम पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, इसलिए इस चीज को आप माइन्यूटली ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी प्रूवन किसी ने, इन सब ऊपर ऊपर चल रहे हैं। ठीक है, सब ऊपर ऊपर चल रहे हैं। जब तक आपके 100 आउट ऑफ 100 केसेस में से 50% या 70-80% आपको जब तक रिजल्ट नहीं मिलता, जब तक कॉन्फिडेंट मत होइएगा, आप कंटिन्यू करिएगा। और जब कंटिन्यू होगा और आपके पास लिखते जाइएगा, मैंने इसको इतना दिया और इतने केसेस में मुझे बेनिफिट हुआ, और जिस दिन आपका बेनिफिट 100% होगा, वो फार्मूला आपके नाम से याद किया जाएगा पूरे इलेक्ट्रोमेपैथ जगत में दोस्तों। ये आपकी एज फैमिली का फार्मूला है। अभी तक कहीं भी किसी दूसरे ग्रुप में फार्मूला शेयर नहीं हुआ था और अभी बहुत सारे ग्रुप में चला गया है दोस्तों। इसलिए ये केवल हमारे EH फैमिली ग्रुप का मेंबर का ही फार्मूला कहलाएगा, क्योंकि सबसे पहले हम लोगों ने इसको प्रूव करना शुरू किया था दोस्तों। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, आप इसको प्रूव कीजिए। 100 में से 70 प्लस हो गया तो वो फार्मूला आपका लिखा जाएगा। हाँ, ये फार्मूला इस पर्टिकुलर केसेस के लिए बहुत मायने रखता है दोस्तों। तो उम्मीद करूंगा ये चीजें हमारे ग्रुप में बहुत जल्दी निकल के आएगी दोस्तों। अगर यही चीज की बात करें तो आप लोगों में से कई लोग ब्रिलियंट, कई क्या सारे लोग, आप लोग बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हो ना। क्या करते हो? F2W को कंप्रेस करते हो, डायरेक्ट यही करते हो ना, F2W या F2Y को। ठीक है, तो जब बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहे हो, वो भी तो यही टेक्निक है मित्रों। यानी बॉडी टेम्परेचर हाइपोथैलेमस के द्वारा जब रेगुलेट हो रहा है, तो फिर हम तो यही ट्रैक का तो उपयोग कर रहे हैं हम दोस्तों, जो कि बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल रेंज में सेट करने का काम करता है। ठीक है, न कम न ज्यादा, ये बॉडी ट्रैक को F2WE पूरे टेम्परेचर को दोस्तों वहां पर सेट करने का काम करता है, यानी सेट पॉइंट बनाता है। और अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में, जो भी बॉडी के फिजियोलॉजिकल कंडीशन, ऐसा थोड़ी है दोस्तों मेरा शरीर अलग काम कर रहा है, मेरी वाइफ का अलग काम कर रहा है, मेरे बच्चों का अलग काम कर रहा है, मेरे माँ बाप का अलग काम कर रहा है, सबका अपना नेचर है और उस नेचर के अकॉर्डिंग उनके रहने की जो कैपेसिटी है वो अलग अलग है, सबके खाने की टेक्निक अलग अलग है। तो उस के अकॉर्डिंग उनकी बॉडी का टेम्परेचर होता है, उनके अकॉर्डिंग उनकी बॉडी का टेम्परेचर को उनके हिसाब से मेंटेन करने का काम करता है F2W, इसीलिए बैलेंस कर देता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा फीचर हमको टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिला है दोस्तों। तो ये बॉडी का टेम्परेचर जब आप रेगुलेट कर रहे हो तो वो भी हाइपोथैलेमस के माध्यम से रेगुलेट हो रहा है दोस्तों। जब आपने इतनी बात कर ली दोस्तों, तो आपको पता लगेगा, ये बहुत अच्छे से आपको पता लगेगा दोस्तों, कि हाइपोथैलेमस में हीट रेगुलेटिंग सेंटर होता है दोस्तों। अब हीट रेगुलेटिंग सेंटर कैसे होता है दोस्तों? ठीक है, आपको पता होगा हमारी बॉडी में हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस मैकेनिज्म होता है दोस्तों। ठीक है, ये दोनों मैकेनिज्म कैसे काम करते हैं, जब गर्मी आती है या ठंड आती है तब आपको पता चल जाएगा दोस्तों। मैंने आपको कई बार कहा है कि आपकी बॉडी में जो स्किन के लेवल पर जो ग्लैंड्स होती है दोस्तों, जो सिक्रेशन करते हैं, स्वेट ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड, ये पर्टिकुलर लेवल पर दोस्तों जब कभी भी ठंड आती है नीचे चली जाती है। ठीक है, सिक्रेशन कम हो जाता है। ठीक है, गर्मी के दिनों में ये ऊपर आ जाती है स्किन के लेवल पर और वहां पर इनका सिक्रेशन बढ़ जाता है। और यही कारण है दोस्तों, इसी मैकेनिज्म के कारण जब कभी भी बॉडी में बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, हमारी बॉडी में आप देखो हीट प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा, स्वेटिंग होने लग जाएगी, और स्वेटिंग होने लग जाएगी तो क्या होगा, पसीना ज्यादा आएगा, स्किन के ऊपर आ जाएगा, और जब वो हवा के संपर्क में आएगा इवोपरेट होने लग जाएगा, वाष्पीकृत होने लग जाएगा। और जब इवोपरेट होगा तो एकदम हमारी बॉडी की हीट को आपने एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, मैंने कहा हीट को डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। तो आप क्या कर रहे हो, उसको एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर कर रहे हो दोस्तों, है ना करेक्ट मैकेनिज्म। यही हीट रेगुलेटिंग मैकेनिज्म होता है हमारी बॉडी में दोस्तों। ठंड में क्या होता है, इसके विपरीत। ठंड में क्या होता है, आपकी बॉडी में आप देखो ठंड के रीजन में जरा सा होता है, आपके हेयर बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है,
हमारी ग्लैंड्स नीचे चली जाती है, हेयर को बिल्कुल खड़ा कर देती है, हीट को आपकी बॉडी में ही सप्रेस कर देती है। और जब आपकी बॉडी में हीट सप्रेस होता है, उस ठंड से लड़ने की क्षमता आपकी बॉडी में जनरेट हो जाती है। तो इसी को हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस में हीट रेगुलेटिंग सेंटर दोस्तों। और जब हीट लॉस सेंटर एंटीरियर हाइपोथैलेमस के प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है, यानी आपके फॉरहेड रीजन में, ठीक है। तो जब आपके हीट लॉस सेंटर एंटीरियर हाइपोथैलेमस के प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस में, यानी आंखों के बैक साइड के पहला पोर्शन जो होता है प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है, तो आप केवल आई साइट को स्टिमुलेट कर दीजिए, आपकी सारा जो हीट रेगुलेटिंग मैकेनिज्म होता है वो कंट्रोल हो जाता है दोस्तों। जब आपको गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, आपकी आंखें लाल होती कि नहीं दोस्तों? होती है कि नहीं? ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, छोटी छोटी चीजें आपको सीखने को मिलेगी कि जब आपकी आंखों पे बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट होता है, आप देखो आपकी आंखें लाल हो जाती है, ठीक है। अगर ये चीज है तो डेफिनेटली ठीक भी करना हमारे हाथ में है ना। क्या करोगे आप? केवल S12C1 का कोल्ड कंप्रेस दे दो, दिखना आपको कोई REB GVW कुछ नहीं करना, आप केवल ये करके देख लेना, ठीक है। उसके बाद भी नहीं होता तब RE का रोल होता है, तब B का रोल होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों को ये कारण समझ में आया, लेकिन कई बार देखा हीट गेन सेंटर भी होता है दोस्तों, यानी जो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस होता है उसमें जो है सिचुएटेड होता है हीट गेन सेंटर। यही हीट लॉस और हीट गेन सेंटर के माध्यम से हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती रहती है दोस्तों। और यही चीज अगर रेगुलेटरी मैकेनिज्म के माध्यम से लगातार रेगुलेट होती रहती है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर एक कांस्टेंट स्टेट में बना हुआ रहता है, और उसी कांस्टेंट स्टेट में हमारी बॉडी के फंक्शंस लगातार होते रहते हैं। लेकिन फीवर आना, घबराने की जरूरत नहीं, फीवर आना एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है, और वो किसी भी चीज में इंडिकेशन करता है कि आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन चला गया है। और जब इन्फेक्शन डेवलप होता है दोस्तों, तो वहां पर टिपिकली आपको बहुत सारी प्रोसेस देखना पड़ती है। आपको ये देखना पड़ता है कि कहीं कोई बॉडी में इन्फेक्शन चला गया तो डेफिनेटली आपके ब्लड सर्कुलेशन या लिम्फ सर्कुलेशन के माध्यम से पहुंच गया होगा। अब वो कहां पहुंच रहा है, कहां जा रहा है, ये उसकी कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस जगह पर खाने को ढूंढ रहा है। और वो खाना जहां पर्याप्त मात्रा में होगा सबसे पहले वहां जाएगा, वहां जाकर सेटल होने की कोशिश करेगा, ठीक है। और सेटल होकर वहां पर दोस्तों अपनी ग्रोथ करने की कोशिश करेगा, और ग्रोथ करके पर्टिकुलर उस टिश्यू के सेल के लेवल के जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड को प्रभावित करने का कोशिश करेगा। तो जैसे हमने कोरोना के प्रोटोकॉल में देखा, यहाँ सबसे पहले फ्लूइड्स के लेवल पर जाएगा जहां उसको न्यूट्रिशन मिलता है, और उस फ्लूइड्स के लेवल से सेल में जाएगा, सेल से टिश्यूज में जाएगा, टिश्यूज से ऑर्गन में जाएगा, ऑर्गन से सिस्टम में जाएगा, और फिर पूरी बॉडी में सबसाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला जो वहां पर अगर मान लो चला गया फ्लूइड, तो सबसे पहला साइन का क्या मिलेगा दोस्तों आपको? अगर कोई भी पर्टिकुलर इन्फ्लामेशन होता है तो सबसे पहला साइन आपको मिलता है दोस्तों फीवर का, ठीक है। और फीवर आया तो आप लोग क्या बोलते हो? हाँ साहब, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म हो गया कि हमारी बॉडी में कोई चीज इन्फेक्शन डेवलप हो गई दोस्तों। फिर दूसरा साइन आपको देखने को क्या मिलेगा? रेडनेस, ठीक है। दूसरा साइन आपको रेडनेस मिलेगा। क्यों मिलेगा? ये अलार्मिंग साइन होगा। स्किन के ऊपर जहां पर पर्टिकुलर इन्फेक्शन होती है, ये अलार्मिंग साइन होता है, ब्लड सर्कुलेशन वहां जाना। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया था जितनी भी ल्यूकोसाइट्स होती है कहीं पर भी रहे, किसी भी टिश्यू के लेवल पर रहे, वो ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से उस इन्फेक्टेड साइट पर माइग्रेट होने लगती है, और जब वो माइग्रेट होगी तो वो एरिया पूरा रेड हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, रेड। उसके बाद में क्या होगा? जब वो माइग्रेट होके जाएगी वहां पर, तो सबसे पहला साइन आपको पेन मिलेगा, ठीक है। वहां पर उस एरिया में जहां इन्फ्लामेशन हो रहा है वहां पर पेन महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो रेडनेस, पेन, ये दो सिम्टम हो गए। और जब ऐसा होगा और माइग्रेशन होगा तो क्या माइग्रेशन में फ्लूइड कलेक्ट नहीं होगा? डेफिनेटली वहां पर फ्लूइड का कनेक्ट होगा जो ओडिमा के रूप में कहलाएगा दोस्तों। तो तीन चीजें आपको समझ में आ गई, रेडनेस, पेन, स्वेलिंग। और चौथा होता है जब फ्लूइड वहां पर कलेक्ट हो गया तो डेफिनेटली ओडिमा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जब यहां पर फीवर, चौथा साइन, ठीक है, यानी पहला फीवर, रेडनेस, पेन, स्वेलिंग, ये जब सब कलेक्ट हो गया, ओडिमा हो गया, और अगर वहां पर इंफ्लामेटरी प्रोसेस हमारे प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हो रही है तो आपका पेशेंट ठीक हो रहा है। अगर वहां पर नहीं हो रही है तो वो पार्ट बिल्कुल गैंग्रीन की श्रेणी में नेक्रोज्ड हो जाएगा, और नेक्रोज्ड हो जाएगा मतलब लॉस ऑफ फंक्शन होगा, यानी वो पार्ट पूरा लॉस ऑफ फंक्शन के लेवल पर चला जाएगा दोस्तों। तो ये उस प्रोसेस से बचाने के लिए हमारी बॉडी का जो हीट रेगुलेटिंग या कोल्ड रेगुलेटिंग मैकेनिज्म होता है ये पूरा रिस्पॉन्सिबल होता है, तुरंत वहां पर दोस्तों हीट को जनरेट कर देता है। और जब हीट जनरेट होती है तो फीवर के रूप में हमें पता लग जाता है, और यही फीवर दोस्तों प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के लिए वहां पर रेडनेस,
रेडनेस, पेन, स्वेलिंग के जो कैरेक्टर होता है वो डेवलप करता है, और इन्हीं प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के कारण दोस्तों पूरी हीलिंग की कैपेसिटी वहां पर डेवलप हो जाती है। यही कारण है दोस्तों, यहां पर यह मैकेनिज्म बताना पड़ा दोस्तों। तो जब ये सारी चीजें हम लोगों को समझ में आ गई, तो हमको भी पूरा पता है कि हमारा गैंग्रेनल फोर्ट इसी लेवल पर काम करता है, ठीक है, ये पूरी प्रोसेस को जनरेट कर देता है, और इसीलिए केवल ऑर्गन की मेडिसिन डाल दीजिए, तो जब वहां पर ब्लड, लिम्फ, सेल, टिश्यू की बात होगी, तो ये पूरा का पूरा प्रोटोकॉल सेकेंड डायल्यूशन के लेवल पर दोस्तों उसको प्यूरिफाई करने का काम करेगा। इसी को आप कैंसर के लेवल पर काम करना चाहते हो, D7 19 से D7 और 147 से आप 7, 8, 9, 10 के लेवल पर लेकर चले जाइए, आप देखिएगा रिजल्ट, अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलेगा। मैं आपको गारंटी से बोलता हूं, आप इसको मतलब 7th डायल्यूशन, 8th डायल्यूशन, 9th डायल्यूशन, 10th डायल्यूशन के लेवल पर आप जाके देखिएगा कैंसर के लेवल पर, और उस ऑर्गन की केवल 5 ड्रॉप आप ऐड कर दीजिएगा, बाकी सब मिला हुआ है उसमें, ठीक है, आपको अलग से कुछ नहीं ऐड करना, आप केवल वहां पर ऑर्गन की रेमेडी डाल दीजिए, देखिए रिजल्ट दोस्तों। उम्मीद है आप इसको फीडबैक के रूप में बहुत जल्दी देने वाले हो दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ये हमने बहुत सारी बारीकियां सीखी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, हंगर और फूड इंटेक का रेगुलेशन करना, ठीक है। अब आपको यहां पर 2 चीजें सीखना है दोस्तों, एक सबसे पहले एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल दोनों प्रोटोकॉल्स को चलाने से आपको कितना इमेजिनरी रिजल्ट मिलता है दोस्तों, ये आपको देखना पड़ेगा। आप अगर यहां पर हाइपोथैलेमस एज वेल एज हाइपोकोंड्रियक यानी लीवर के रीजन पे अप्लाई करते हैं 24 नंबर पॉइंट्स, ठीक है, तो आप रिजल्ट देखिएगा 40 और 24 नंबर पॉइंट्स को जब आप वहां पर स्टिमुलेट करते हो दोस्तों, तो देखिएगा आप किसी भी हंगर और फूड इंटेक के रेगुलेशन में कितनी जल्दी भाग लेते हो दोस्तों। तो यहां पर हमको इसलिए ये 2 सेंटर देखना पड़ते हैं दोस्तों, यानी हाइपोथैलेमस में 2 सेंटर प्रेजेंट होते हैं दोस्तों, जिसके द्वारा फूड इंटेक रेगुलेट होता है, यानी हम जो खाना खा रहे हैं वो रेगुलेट होता है। अगर वो रेगुलेट होता है तो हम तो किसी को भी भूख बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, क्यों नहीं घटा बढ़ा सकते दोस्तों, डेफिनेटली घटा बढ़ा सकता है। बस हमको पता होना चाहिए कि कौन सा ऑर्गन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हो रहा है और कौन से ऑर्गन को हमको छेड़ना है और कौन से को नहीं छेड़ना है। अगर हमने उल्टा कर दिया तो और भूख चली जाएगी दोस्तों। कई बार पेशेंट्स में आपने देखा होगा कि हम लोग मेडिसिन भले हम पॉजिटिव दे रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव देने के बाद में भी जिस ऑर्गन को हम स्टिमुलेट करना था उसको नेगेटिव में स्टिमुलेट करना है, लेकिन हम नेगेटिव में स्टिमुलेट ही नहीं कर रहे, बार बार पॉजिटिव में दे रहे, और बार बार पॉजिटिव में देने के बाद भी वहां पर पेशेंट की भूख नहीं बढ़ रही। कई बार ऐसा देखा हमने, कई बार हमने ऐसा देखा स्टोन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, स्टोन के ट्रीटमेंट करने के बाद आप उसको फर्स्ट सेकंड में दे रहे हो, लेकिन स्टोन का साइज बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अगर साइज बढ़ता जा रहा है तो आपको बहुत खुश हो जाना चाहिए, दुखी नहीं होना, आपको खुश हो जाना चाहिए कि मेडिसिन का सिलेक्शन करेक्ट है, बस हम गलत डायल्यूशन दे रहे हैं। हम सीधा 10th डायल्यूशन में आ जाए, 10th डायल्यूशन में दीजिए, देखिए उसका स्टोन का जो साइज है, न केवल साइज, इवन स्टोन टूट जाएगा, और टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में टूट कर दोस्तों बाहर निकल। बस ये है कि जल्दीबाजी मत करिए आप, ठीक है। बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं, मैंने 11 mm का स्टोन निकाल दिया, 13 में। पेशेंट से पूछो कितनी तकलीफ लेकर आता है, वो कितना सारी जगह पर रगड़ के आएगा, पूरा यूरिनेट ट्रैक्ट पे रगड़ के आएगा, वो कितना सारा टिश्यू को डैमेज करेगा। उस जगह पर जब हीलिंग होगी ना, तो आप सोच लो फाइब्रोसिस जैसी हीलिंग होगी, ठीक है। और जब एक्स्ट्रा जब इस प्रकार का लॉस ऑफ फंक्शन के रूप में हीलिंग होगी दोस्तों, तो आप सोचिए कि भविष्य में अगर उसको स्टोन हो गया तो कितनी कॉम्प्लिकेशन लेकर आएगा, ठीक है। इसीलिए दोस्तों छोटी छोटी बारीकियां लेकर चलिएगा आप। तो जब हम यहाँ 2 सेंटर की बात करते हैं, तो एक सेंटर होता है उसको बोलते हैं फीडिंग सेंटर, ठीक है, फीडिंग सेंटर, और दूसरा सेंटर होता है दोस्तों उसको बोलते हैं सेटाइटी सेंटर, SATIETY, सेटाइटी सेंटर, फीडिंग सेंटर और सेटाइटी सेंटर। ये दोनों सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं दोस्तों यहाँ पर हाइपोथैलेमस के रीजन पर। और अगर आपने इसको कंट्रोल कर लिया ना, मैं इसीलिए आप लोगों को इन्हीं चीजों के आपके लिए, मैं आप ही के लोगों के लिए जब ये पूरे नोट्स बनाता हूं दोस्तों, तो मैं बहुत बारीकियों से इस चीज का अध्ययन करता हूं। मैंने जब 1 लीटर पानी में S2 को डाल के देखा, वही मैंने S5 में भी डालकर देखा, ठीक है। तो मैंने ये देखा S2 को डालने से बहुत तेजी से काम होता है, लेकिन S5 को डालने से थोड़ा सा डिले काम होता है दोस्तों, ठीक है। क्यों होता है ये बात के मैटर है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं फीडिंग सेंटर की दोस्तों। जब हम दोस्तों लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस की बात करते हैं,
जो दोनों साइड में लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस होता है उसमें फीडिंग सेंटर पाया जाता है दोस्तों। और ये जो फीडिंग सेंटर होता है दोस्तों, जब एक्सपेरिमेंटल कंडीशन क्रिएट किया जाता है मॉडर्न साइंस में, तो उसके द्वारा यहां पर देखा गया दोस्तों कि इस सेंटर को स्टिमुलेट करने के कारण अनकंट्रोल्ड हंगर और इंक्रीज फूड इंटेक होता है दोस्तों, यानी हाइपरफेजिया हो जाता है दोस्तों। और जब हाइपरफेजिया हो जाता है दोस्तों तो डेफिनेटली आप लोग देखते हो कि ऐसे व्यक्ति में ओबेसिटी रिजल्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। यानी ऐसे कई बच्चे आपने देखे होंगे टेबल प्रैक्टिस में जो अपनी एज के हिसाब से बहुत ज्यादा डबल टिबल होता है। ऐसे बहुत सारे एडल्ट्स देखे होंगे जो अपने साइज में बहुत ज्यादा डबल टिबल होता है। क्यों होते हैं दोस्तों? क्यों? क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग देखा है इस कंडीशन में जो ये फीडिंग सेंटर होता है इसको स्टिमुलेट कर दिया जाता है उनके द्वारा, और बार बार थोड़ा थोड़ा करके दिन भर कितनी कैलोरीज वो लोग कंज्यूम करते हैं दोस्तों, जिसके कारण अनकंट्रोलेबल हंगर को इंक्रीज कर दिया जाता है, जिसके कारण जो फूड का इंटेक होता है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। इसको हम हाइपरफेजिया कहते हैं दोस्तों, और यही उसमें कंडीशनल ओबेसिटी के रूप में डेवलप होता है दोस्तों, ठीक है। वो कंडीशनल ओबेसिटी क्यों? क्योंकि जितनी एनर्जी चाहिए वो तो एनर्जी उसको कार्बोहाइड्रेट से मिल गई, लेकिन मान लो बाकी की बची आधी प्रोटीन से उसको मसल्स को मिल गई, लेकिन बाकी की बची क्या करेगा? तो जितना भी फैट बचेगा दोस्तों वो सारा का सारा डिपॉजिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहला मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट का, दूसरा मेटाबॉलिज्म प्रोटीन का, तीसरा वहां पर फैट का होता है। तो बची कुछ एनर्जी अगर वेस्ट नहीं करोगे भाई, एनर्जी को आप डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हो, आप उसको इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। तो हमको जब फैट मेटाबॉलिज्म बढ़ाने की बात आती है तो इसीलिए 1 लीटर पानी में आप केवल H2 को D2 का 2 ml डाल के जब आप उसको 5 ml सुबह शाम देते हो दोस्तों, मैजिकल रिजल्ट इसीलिए मिलता है। क्यों? क्योंकि आप उस फैट को गलाकर ब्लड सर्कुलेशन में डाल रहे हो, ठीक है। और फैट को जब ब्लड सर्कुलेशन में डाल रहे हो तो आप केवल वहां पर H6C4L1 को दे दीजिए, ठीक है। आप दे के देखिएगा दोस्तों, मैजिक ये मिलेगा कि जितना भी फैट निकल रहा है सारे का सारा वेट लॉस होकर कंप्लीट। यहां ध्यान रखिए, या मसल्स नहीं गलेगी, या केवल फैट गलेगी, ठीक है। केवल फैट की बात कर रहे हैं, केवल बॉडी से फैट रप्चर होकर बाहर निकल जाएगा। इसीलिए तो हम वेट लॉस कर रहे हैं, फेट लॉस कर रहे हैं, हम मसल लॉस नहीं कर रहे हैं दोस्तों। आप देख लीजिएगा, जिन लोगों के पास ऐसी मशीन हो जिसमें पूरा फैट मेटाबॉलिज्म, BMR, ये सारी चीज मिलती है, मसल फैट मिलता है दोस्तों, आप बॉडी फैट मिलता है, आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी कि आपकी बॉडी में क्या चीज मौजूद है दोस्तों, आपको डिफरेंस वही नजर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों जब फीडिंग सेंटर के किसी भी प्रकार का कोई एबनॉर्मल वहां पर डिस्ट्रक्शन हो जाता है दोस्तों, या वहां पर किसी प्रकार का कोई लीजन हो जाता है, डैमेज हो जाता है दोस्तों, तो वहां पर यही कारण है कि वहां पर उस एडवांटेज जो मिलना चाहिए वो न मिलकर लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है दोस्तों। एनोरेक्सिया नर्वोसा मैंने आपको बताया था, ठीक है। एक साइड में खूब खाते हैं तो डेफिनेटली स्टिमुलेशन बहुत तगड़ा हो जाएगा, अनकंट्रोल्ड हंगर वहां पर इंक्रीज हो जाएगी, और दूसरी तरफ आपको खाना ही नहीं है, आप खा ही नहीं रहे हो, भूखे रह रहे हो ज्यादा समय। उस कंडीशन में क्या होगा, उस सेंटर को लगेगा अरे यार ये तो खाता ही नहीं, चलो हम भी थोड़ा बहुत आराम लंबा ही कर लेते हैं, तो वो भी लंबा आराम कर लेते हैं दोस्तों। और इस प्रकार से दोस्तों एनोरेक्सिया डेवलप हो जाता है, और इसीलिए पेशेंट फूड को लेना रिफ्यूज कर देता है दोस्तों, यानी ऑटोमेटिकली वहां पर पेशेंट उसको एनोरेक्सिया की कंडीशन जब डेवलप होती है तो जो हंगर सेंटर, जो फीडिंग सेंटर होता है उसका स्टिमुलेशन कम हो जाता है, और जब हम उसको स्टिमुलेट कर देंगे दोस्तों तो डेफिनेटली मान के चलिएगा आप उस हंगर स्टिमुलेशन के लेवल को मेंटेन कर दोगे दोस्तों। तो यहां पर भी मैं आपको सजेशन कहूंगा कि ऐसी कंडीशन में आप S2 या S5, मैं खास तौर से आपको बताऊंगा S5 का रोल हाइपोकोंड्रिक रीजन पे, लीवर से जुड़ी प्रॉब्लम पे बहुत अच्छा होता है, और यहाँ ब्रेन के लेवल की बात करें तो यहाँ पर S2C2 का रोल मेरे हिसाब से बहुत जबरदस्त होता है दोस्तों। इसीलिए आप यहाँ पर खास तौर से F2W C5 इसको आप अप्लाई करवाइएगा दोस्तों। लेकिन वहां पर अगर आपको स्मेल करने के देना है दोस्तों तो मैं आपको सीधा कहूंगा कि वहां पर C2RE का स्मेल देकर देखिएगा आप, S2 C2 RE, इन दो में से कोई और एक, S2 और C2 में से कोई एक। लेकिन मेरा जहां तक मानना है दोस्तों यहाँ पर S2 RE का रोल भी बहुत जबरदस्त मिलेगा, लेकिन ट्राई करना है हमको दोस्तों। लेकिन C2 RE का भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ऐसी जगह पर इंक्रीज करेगा कि वहां पर पीनियल ग्लैंड भी साथ में है दोस्तों, साइड में। इसीलिए दोस्तों ऐसी कंडीशन में जब नॉर्मली आप देखोगे फीडिंग सेंटर हमेशा एक्टिव होता है, हमेशा एक्टिव होता है दोस्तों,
बस इसकी टेंडेंसी होती है हमेशा फूड इनटेक को इंड्यूस करने की, हमेशा ये फूड इनटेक को बढ़ाने का काम करता है। लेकिन बीच में कुछ चीजें ऐसे आ जाती है दोस्तों, जो केमिकल लोचा बोलता है ना अपन, केमिकल चेंजेस होते हैं, वो केमिकल चेंजेस कहीं ना कहीं बीच में आ जाता है, जिसके कारण ये फीडिंग सेंटर इनएक्टिव हो जाता है। और इनएक्टिव होने के कारण दोस्तों केवल आपको सलाह देकर इसको स्टिमुलेट करने की जरूरत होती है। केवल आप स्टिमुलेट कर दीजिए, पूरा फीडिंग सेंटर स्टिमुलेट हो जाएगा। और जैसे स्टिमुलेट होगा ना, आप देखो पेशेंट की भूख बढ़ जाएगी दोस्तों। और आप में से कई लोग जानते हैं जब सिंथेसिस का उपयोग किया जाता है REW के साथ दोस्तों, या बगैर भी मैंने देखा है बहुत तेजी के साथ में दोस्तों, उन लोगों में जो भूख खुलती है बहुत तेजी से खुलती है। यही कारण है दोस्तों जो संजीवनी का लेवल लेकर आए सिंह सर, और जब उसको आप देते हो तो देखते हो 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट में उनकी एनर्जी देखो कितनी तेजी के साथ जनरेट करती है दोस्तों, ठीक है। और यही एनर्जी का लेवल जब जनरेट होता है तो वो भी इसी सिंथेसिस के लेवल पर यही फीडिंग सेंटर को डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है दोस्तों। और जब स्टिमुलेट किया जाता है इमीडिएट पेशेंट को भूख खुल जाती है दोस्तों, इमीडिएट। इसीलिए मैं कहूंगा कि सिंथेसिस को आप मल्टीपल यहां पर यूज कीजिएगा, बहुत ही ब्रिलियंट रिजल्ट आपको टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलेंगे दोस्तों। दूसरी बात करते हैं दोस्तों सेटाइटिस सेंटर की, ठीक है। जब आप हाइपोथैलेमस के वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस की बात करते हो दोस्तों, नीचे के साइड वेंट्रोमीडियल, नीचे के साइड बिल्कुल सेंटर में वेंट्रोमीडियल एरिया में दोस्तों जो न्यूक्लियस होता है वहां पर सेटाइटिस सेंटर स्टिमुलेट होता है। और इस न्यूक्लियस के स्टिमुलेशन के कारण दोस्तों हेपेटाइट का टोटल लॉस हो जाता है। याद रखिएगा, सेटाइटिस सेंटर को स्टिमुलेट करने से जो हेपेटाइट का टोटल लॉस होता हुआ देखा जाता है दोस्तों, यानी फूड इनटेक का पूरा सीजेशन हो जाएगा, आप उसके बाद फूड को ले ही नहीं सकते दोस्तों। यानी सेटाइटिस सेंटर का डिस्ट्रक्शन के कारण हाइपरफेजिया होता हुआ देखा जाता है और पेशेंट ऑटोमेटिकली बिना किसी कारण के ओबेस होता चला जाएगा दोस्तों। और इस प्रकार की जो ओबेसिटी होती है उसको हम हाइपोथैलेमिक ओबेसिटी कहते हैं। कई पेशेंट्स आपको ये देखने को मिलेंगे दोस्तों कि यहाँ पर भूख तो लग नहीं रही, उसके बाद देखो तो भी बच्चा मोटा हो रहा है, लेडीज जेंट्स जो भी है वो मोटे हो रहे हैं दोस्तों। बहुत सारे केसेस में कारण समझ में नहीं आते हमको, ठीक है। बहुत सारे केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर कारण ही नहीं दिख रहा है और देख रहे हो तो खूब जबरदस्त मोटा होता जा रहा है पेशेंट। इसे हम बोलते हैं हाइपोथैलेमिक ओबेसिटी, अर्थात यहाँ पर कहीं ना कहीं हाइपोथैलेमस का स्टाइटिस सेंटर जो होता है बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है और उसके कारण दोस्तों इस न्यूक्लियस के स्टिमुलेशन के कारण हेपेटाइट का टोटल लॉस हो जाता है दोस्तों। इसीलिए इस प्रकार की ओबेसिटी को हम हाइपोथैलेमिक ओबेसिटी के नाम से जानते हैं दोस्तों। और यही कारण है दोस्तों जब फूड इनटेक के बाद, ठीक है, फीडिंग सेंटर का एक टेम्पररी इन्हिबिशन के द्वारा दोस्तों फूड इनटेक का रेगुलेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसका काम कब होता है? जब आप कभी खाना खाते हो और खाना खाने के बाद फीडिंग सेंटर का दोस्तों एक टेम्पररी वहां पर, ठीक है, एक टेम्पररी इनिबिशन होता है और उस टेम्पररी इनिबिशन के द्वारा दोस्तों फीड इनटेक का रेगुलेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम करता है। यानी जब आपको लगता है, आपकी बॉडी को लगता है कि वहां पर आपका पर्याप्त मात्रा में आप फूड ले चुके हो, तब ये स्टाइटिस सेंटर वहां पर स्टिमुलेट होता है और कुछ समय के लिए दोस्तों फीडिंग सेंटर के टेम्पररी इनिबिशन को कॉज करता है। और जब फूडिंग सेंटर यानी फीडिंग सेंटर का टेम्पररी इनिबिशन होता है दोस्तों, तब वहां पर जितना भी वहां पर पर्टिकुलर उसको एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी होती है फूड को, वो वहां पर कैपेसिटी कुछ समय के लिए रुक जाती है और उसके बाद फिर से हमको हंगर देखने को मिलता है। इसे हम बोलते हैं दोस्तों वहां पर कंप्लीट सैचुरेशन। और उस कंप्लीट सैचुरेशन के बाद हमारी भूख खत्म हो जाती है दोस्तों। ये इन्हीं दो मैकेनिज्म यानी फीडिंग सेंटर एज वेल एज अलॉन्ग विथ स्टाइटिस सेंटर के द्वारा हमको देखने को मिलती है। इसीलिए ये दोनों चीज हमको ध्यान रखना है दोस्तों। लेकिन आप खास तौर से एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल चेंजेस होते हैं, कई कारणों से हमने चेंजेस देखा है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर ये दोनों चीज तो पर्याप्त मात्रा में चलती रहती है। लेकिन हम दो उदाहरण बहुत अच्छे ले लें दोस्तों, ठीक है। एक उदाहरण महिलाओं को ले, आप अनमैरिड रहती है तो कितनी अच्छी रहती है, ठीक है, लीन एंड थीन। लेकिन मैरिड होने के बाद, डिलीवरी होने के बाद मैक्सिमम 10 to 15 kg वेट जंप हो जाता है। क्यों होता है दोस्तों, कभी सोचा आपने? ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आपने कई लोगों को देखा होगा दोस्तों जो थायराइड होता है, थायराइड के लेवल पर आपने कई लोगों को देखा होगा मेटाबॉलिक प्रोसेस तो स्लो हो रही है, ठीक है, मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो हो रही है, उसके कारण देखो तो मोटापा बढ़ रहा है। तो ये दोनों सेंटर के लेवल पर, इसीलिए मैंने कहा ना S2 का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि S2 वहां भी देखो तो हमने डायरेक्ट यूज किया हुआ है, S2 C3 L2 RE,
ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं वहां पर हम अगर C3 और RE का स्मेल देते हैं तो वहां पर डायरेक्टली थायराइड ग्लैंड के लेवल पर स्टिमुलेशन को बढ़ाते हैं। लेकिन अगर हम H2C3 RE को स्टिमुलेट कर लें तो, ठीक है, ये भी एक नया चीज, अगर H2C3 RE को हम स्टिमुलेट कर लेंगे तो डायरेक्टली दोस्तों इस मैकेनिज्म को, जो फीडिंग सेंटर, जो स्टाइटिस सेंटर का जो मैकेनिज्म होता है, इस मैकेनिज्म को रेगुलेट कर लेंगे हम दोस्तों। और जब इसको रेगुलेट कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम ओबेसिटी को कंट्रोल नहीं कर पाए, या किसी भी लेवल पर दोस्तों हम पर्टिकुलरली वहां पर किसी भी थायराइड फंक्शन को रेगुलर ना कर पाए। 100% हम वहां पर थायराइड फंक्शन को रेगुलर कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों, जब फीडिंग की थ्योरीज की बात आती है कि साहब ये तो चलो ऊपर टप की बात हो गई, लेकिन जब फीडिंग की थ्योरीज होती है दोस्तों, जो फूड इनटेक के रेगुलेशन का जो मैकेनिज्म होता है, हम उसको कैसे जनरेट कर रहे हैं, ये कैसे हो रहा है, थोड़ा सा और डिटेल चलते हैं, तब आपको पूरा बायोलॉजिकल क्लॉक समझ में आ जाएगा दोस्तों। यानी जब नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन की बात आती है, जब हम लोग अभी खाते पीते हैं दोस्तों, एपेटाइट और फूड इनटेक वेल बैलेंस रहता है। हर व्यक्ति की बॉडी के अकॉर्डिंग उसका हाइपोथैलेमस या उसका ब्रेन कैसे काम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो बैलेंस रहता है दोस्तों, और एक साइक्लिक मैनर में कंटिन्यूस काम करता रहता है। यानी यहाँ पर जितना भूख लगा आपको बता देगा साहब भूख लग रही है, आप खाओ, आपने खा लिया, उसके बाद में आपको भूख खत्म। फिर जब वापस वो खाना पच जाएगा, न्यूट्रिशन आपके बॉडी में पूरा सप्लाई हो जाएगा, डिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद में फिर से भूख खुल जाती है। ये पूरा एक मैनर बना हुआ है दोस्तों। तो हाइपोथैलेमस का जो स्टाइटिस सेंटर होता है और जो फीडिंग सेंटर होता है दोस्तों, वो एपेटाइट और फूड इनटेक के रेगुलेशन के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब कभी भी हम किसी की भूख बढ़ाना है, ठीक है, और जब, अब आप मुझे बताइए हमारे ग्रुप का प्रोटोकॉल होगा ना डिफरेंस हर दूसरे इलेक्ट्रोमोपैथ डॉक्टर से, क्योंकि वो केवल प्रोटोकॉल खेल रहे हैं और हम डिटेल की बात करते हैं। अब हमारा जेन्युइन प्रोटोकॉल सिलेक्शन बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए दोस्तों। तो जब आप फूड इनटेक के रेगुलेशन की बात करते हैं, उसके रिस्पॉन्सिबल की बात करते हैं, तो डायरेक्टली आपका जो दो सेंटर, आपको फीडिंग सेंटर और स्टाइटिस सेंटर होते हैं, वो डायरेक्ट लिंक हो जाएगा, डायरेक्ट क्लिक हो जाएगा माइंड में दोस्तों। तो फूड इनटेक के रेगुलेशन के मैकेनिज्म, कई फॉलोइंग थ्योरीज होती है दोस्तों, कई उसको फॉलो करने वाले। हर डॉक्टर अपने लेवल पर एक थ्योरी को जनरेट करता है दोस्तों, ठीक है, और वो जो जनरेट करता है तो एक टिपिकल प्रोसेस जनरेट करता है, और उसी प्रोसेस के जनरेशन के अकॉर्डिंग दोस्तों वो वहां पर थ्योरीज को जनरेट करता है। और यही थ्योरीज दोस्तों आपको डायबिटिक कंट्रोल में भी बहुत जबरदस्त मदद करने वाली है। याद रखिएगा, जब आप कभी भी फूड इनटेक करते हो दोस्तों, आप क्या करते हो, फूड इनटेक करोगे तो क्या होगा, आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है, याद रखिए इस चीज को। आपके ब्लड में इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल, आपके ब्लड में दोस्तों इंक्रीज इन ब्लड लेवल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ा तो क्या होगा, स्टिमुलेशन ऑफ कौन सा सेंटर, फीडिंग सेंटर या स्टाइटिस सेंटर दोस्तों। जब आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज बढ़ चुका है तो स्टिमुलेशन ऑफ स्टाइटिस सेंटर होगा, डायरेक्ट आपके स्टाइटिस सेंटर को स्टिमुलेट कर दिया जाएगा, ठीक है। और जब स्टाइटिस सेंटर को स्टिमुलेट कर दिया जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, इनहिबिशन ऑफ फीडिंग सेंटर। सिंपल सी बात है, वहां पर क्या होगा, इनहिबिशन हो जाएगा कि हाँ भाई आप बस फीडिंग सेंटर बस बंद करो, फीडिंग बहुत हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, स्टॉपेज ऑफ फूड इनटेक, आपका जो फूड इनटेक होगा उसका स्टॉपेज हो जाएगा, आप उसके बाद नहीं ले पाओगे दोस्तों, आपकी इच्छा नहीं करेगी, ठीक है। आफ्टर अबाउट 3 आवर्स, आपको पता है कि 3 घंटे के अंदर स्टमक में कंप्लीटली डाइजेशन होने के बाद में वहां पर न्यूट्रिशन पूरा नीचे जाकर दोस्तों इन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के लेवल पर जितना भी न्यूट्रिशन अडॉप्ट होना है, अडॉप्ट होकर डिफिकेशन के प्रोसेस वहां पर चालू हो जाएगी। और इसी कारण से आफ्टर 3 आवर हम लोग क्या बोलते हैं, खाने के 2 घंटे बाद की डायबिटीज की टेस्ट कराओ आप, शुगर की क्यों करते हैं, क्योंकि 2 घंटे बाद एक मैक्सिमम लेवल पर ब्लड शुगर पहुंच जाती है और 3 घंटे के बाद फिर से डाउन होना शुरू हो जाती है। तो डिक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल आफ्टर 3 आवर, यानी खाने के 3 घंटे बाद वहां पर फिर से ब्लड ग्लूकोज लेवल आपके ब्लड में कम होना शुरू हो जाएगा। और जब ऐसा हो जाएगा तब क्या होगा दोस्तों, नो मोर स्टिमुलेशन ऑफ स्टाइटिस सेंटर। वहां पर उसके बाद में फिर जब ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारा डाउन होना शुरू हो गया तब स्टाइटिस सेंटर को वहां पर कोई भी स्टिमुलेशन देखने को नहीं मिलेगा। और जब ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा दोस्तों, नो मोर इनहिबिशन ऑफ फीडिंग सेंटर। यहां पर फीडिंग सेंटर का और आगे ज्यादा वहां पर इनहिबिशन नहीं होगा, यानी फिर से एक्टिवेट हो जाएगा दोस्तों, यानी एक्टिवेशन ऑफ फीडिंग सेंटर। और जब फीडिंग सेंटर एक्टिवेशन हो जाएगा फिर से इंक्रीज इन एपेटाइट।
और फिर से आपका वहां पर भूख बढ़ जाएगा, और भूख बढ़ जाएगा फिर से आप फूड इनटेक लेने लग जाओगे, यानी वही घूम फिर के फिर से आपकी ये साइकिल कंटिन्यू होती रहती है। तो ये सिंपल सा मैकेनिज्म था जो मैंने आपको थ्योरेटिकल बताया दोस्तों। इसीलिए कई थ्योरीज है जो आपके लिए बहुत बढ़िया चीजें लेकर आएगी दोस्तों, जो यहाँ पर आपको डायबिटीज कंट्रोल करना, आपके बॉडी के लेवल के फंक्शंस को कंट्रोल करना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, ये सब सिखा के जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पर कई थ्योरीज होती है जो एक्सप्लेन की जाती है दोस्तों, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ग्लूकोस्टैटिक थ्योरी। ठीक है, पहली होती है ग्लूकोस्टैटिक थ्योरी, दूसरी होती है लाइपोस्टैटिक थ्योरी, तीसरी होती है पेप्टिड थ्योरी, चौथी होती है हार्मोनल थ्योरी, और पांचवी होती है थर्मोस्टेटिक थ्योरी। ये 5 थ्योरी पूरे मॉडर्न साइंस में, सारे साइंस में, सारे साइंटिस्ट के अनुसार बॉडी के रूप में करेक्ट मानी जाती है, और इन्हीं के अकॉर्डिंग हमारा पूरा हाइपोथैलेमस पूरी बॉडी के फंक्शंस को कलेक्ट करता है, वहां पर करेक्ट करने का काम करता है दोस्तों। तो जब हमको ये क्लियरली पता है कि हमारी बॉडी में ये फंक्शन है और ये फंक्शन इस लेवल पर हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं, तो हमें क्या वो चीज पता होगी तो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे? 101% कर पाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आज हम लोगों के पास टाइम है 10 मिनट का, हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ग्लूकोस्टैटिक थ्योरी। ये क्या है दोस्तों? जब हम ग्लूकोस्टैटिक थ्योरी की बात करते हैं दोस्तों, तो स्टाइटी सेंटर की सेल्स फंक्शन करती है जैसे ग्लूकोस्टेट या ग्लूकोज रिसेप्टर के जैसे दोस्तों। ठीक है, जो स्टाइटी सेंटर है उसकी जो सेल है वो कैसे फंक्शन कर रही है? वो ग्लूकोस्टेट के जैसे या ग्लूकोज रिसेप्टर के जैसे फंक्शन करती है, यानी वहां पर पर्टिकुलर कोई भी ग्लूकोज लेवल वहां कम ज्यादा हुआ वो तुरंत बता देती है दोस्तों। ठीक है, जो कि इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल के द्वारा तुरंत स्टिमुलेट हो जाती है। यही रिसेप्टर तो उसको बताएंगे कि भाई ब्लड का लेवल जिसमें ग्लूकोज ज्यादा क्वांटिटी में है, जैसे इंक्रीज होगा वहां पर जाकर ये रिसेप्टर से जुड़ जाएगा और रिसेप्टर वहां पर तुरंत फीडिंग सेंटर को स्टॉप कर देगा, इनिबिट कर देगा, तो वहां पर आगे की तरफ भूख हमारी नहीं खुलेगी दोस्तों। ये है, यानी कि हम सिंपल सी बात करते हैं कि जब हम फूड लेते हैं दोस्तों तो ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है, और जब इंक्रीज होगा स्लोली दोस्तों ग्लूकोस्टेटिक स्टिमुलेशन वहां पर हो जाएगा, और ये जो ग्लूकोस्टेट का स्टिमुलेशन होगा स्टाइटिस सेंटर एक्टिवेटेड हो जाएगा दोस्तों। तो जब ये एक्टिवेटेड होगा एक स्टेज पर जाकर दोस्तों ये फुलनेस की फीलिंग को डेवलप करता है। ठीक है, फुलनेस की फीलिंग कैसी होती है दोस्तों? अब आपको पता है जब आप खाना खा रहे हो, खाना खाने के बाद में आप 3 रोटी खा गए, 4 रोटी खा गए, ठीक है, आपकी बहुत पसंद चीज बनी हुई है लेकिन आपको डकारें आना शुरू हो गई। ठीक है, ये क्या है? ये आपको दोस्तों आपका जो स्टाइटिस सेंटर होता है ये एक्टिवेटेड हो चुका है दोस्तों, और इस स्टेज पर फुलनेस की कैपेसिटी को फीलिंग करा रहा है आपको कि हाँ भाई बहुत हो गया, अब उठो। फुलनेस की फीलिंग आपको वहां पर डेवलप कर देगा। लेकिन दोस्तों जब स्टाइटिस सेंटर फीडिंग सेंटर को इनहिबिट करता है दोस्तों और फूड इनटेक को स्टॉप कर देता है, तो ये बहुत बड़ा मेजर फिनोमेना होता है। यही स्टाइटिस सेंटर जब फुलनेस को प्राप्त कर लेता है तो वहां पर तुरंत फीडिंग सेंटर को इनएक्टिवेट कर देता है, उसको इनहिबिट कर देता है कि बस भाई बंद करो। तो ये पूरी प्रोसेस दोस्तों यहाँ पर ग्लूकोस्टेट थ्योरी के अंतर्गत हमको देखने को मिलती है दोस्तों। यानी फूड इनटेक के कुछ घंटे के बाद जब ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज होना शुरू होता है दोस्तों, वापस स्टाइटिस सेंटर वहां पर इनएक्टिव हो जाता है, और जब इनएक्टिव हो जाएगा तो क्या होगा? इसीलिए दोस्तों फीडिंग सेंटर लंबे समय तक इनएक्टिवेट नहीं होता, वो लंबे समय तक कभी भी इनएक्टिवेटेड नहीं होता है दोस्तों। जब ये पुनः एक्टिवेट हो जाता है दोस्तों तो एपेटाइट ऑलमोस्ट इंक्रीज हो जाती है और फूड इनटेक को इंड्यूस करना शुरू करती है, फिर से हम लोग खाना शुरू करते हैं दोस्तों। यानी फूड इनटेकिंग के बाद एक बार पुनः ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है और ये साइकिल लगातार दोस्तों रिपीट होती है, लेकिन ब्लड में वरीज होती है, अलग अलग लेवल पर होती है दोस्तों, क्योंकि हर व्यक्ति का लेवल अलग होता है, हर व्यक्ति का खाना पीना अलग होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों ये पूरी साइकिल वहां पर कंटिन्यू करती है। यद्यपि जो ग्लूकोस्टेटिक ग्लूकोज की ब्लड में वेरी हाई लेवल कोई रिस्पांस प्रदान नहीं करती है दोस्तों, याद रखिएगा। जब हाइपरग्लाइसीमिया होता है, यही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये चीजें जिनको डायबिटीज है ना वहां पर फेल हो जाती है दोस्तों। ठीक है, जब आप ग्लूकोस्टेट ग्लूकोज की ब्लड में बहुत ज्यादा हाई लेवल होता है शुगर का दोस्तों, उस कंडीशन में रिस्पांस नहीं करती है, वहां पर हाइपरग्लाइसीमिया होता है उसमें रिस्पांस नहीं करती। इसीलिए दोस्तों डायबिटीज जैसी कंडीशन हाइपरग्लाइसिया में, जो हाइपरग्लाइसीमिया की जो कंडीशन होती है स्टाइटिस सेंटर को स्टिमुलेट करने में फेल हो जाती है, और जब स्टाइटिस सेंटर को स्टिमुलेट करने में फेल हो जाएगी दोस्तों तो स्टाइटिस सेंटर फीडिंग सेंटर को इनहिबिट नहीं कर पाता है, इसीलिए फूड इनटेक के फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देता है। यही कारण है दोस्तों,
यही कारण है, याद रखिएगा, कि जब स्टाइटिस सेंटर को स्टिमुलेट करने में वो फेल हो जाता है तो क्या होगा, स्टाइटिस सेंटर फीडिंग सेंटर को इनिबिट ही नहीं करता है, और इनिबिट नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, इसीलिए दोस्तों फूड इंटेक की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देता है, और यही कंडीशन होती है पॉलीफेजिया। ठीक है, यही कारण है डायबिटीज का पेशेंट बहुत ज्यादा खाने लगता है, और पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है और बोलता है साहब मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, और मैं अभी खाना पहले मैं कम खाता था, अभी ऐसी मुझे लग रहा है मेरे को ओबेसिटी बढ़ रही है, मुझे बहुत ज्यादा खाना हो रहा है, मेरी आंखों की रोशनी कम हो रही है, मुझे हेडेक हो रहा है, मुझे बॉडी एक हो रहा है, मुझे चलने में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, डॉक्टर बोलता है आपको यूरिन ज्यादा आ रही है, हाँ बोले यूरिन फ्रीक्वेंसी हो गई बहुत ज्यादा आ रही है, आप एक काम करो डायबिटीज टेस्ट कराओ। जिसे डायबिटीज टेस्ट कराता पता चल जाता है कि भाई आपको डायबिटिक मेलाइटिस हाइपरग्लाइसीमिया के रूप में डेवलप हुआ है, जिसके कारण स्टाइटिस सेंटर वहां पर इनिबिट नहीं हो पा रहा, और इसीलिए फूड इंटेक की फ्रीक्वेंसी हो रही है, क्योंकि वो वहां पर फीडिंग सेंटर को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा, या वहां पर उसको दोस्तों फीडिंग सेंटर को इनिबिट नहीं कर पा रहा, और इनिबिट नहीं कर पा रहा मतलब फूड इंटेक की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, और इसीलिए दोस्तों आप ज्यादा खा पा रहे हो, और ज्यादा खा पा रहे हो तो डेफिनेटली पॉलीफेजिया का लेवल हो गया, यानी यहां पर कहीं न कहीं दोस्तों फेलियर स्टाइटिस सेंटर की होती है, और फीडिंग सेंटर वहां बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि उसको इनिबिट नहीं किया जा पाता, और यही कारण है दोस्तों डायबिटीज के लेवल को मेंटेन हम नहीं कर पाते। अब मुझे बताइएगा आप में से कितने लोग हैं जो डायबिटीज के लेवल को मेंटेन कर सकते हैं? ठीक है दोस्तों, तो आज हम ये रखते हैं। सर मैं ये कह रहा हूँ कि सर जैसे स्टेसिस सेंटर को जैसे सर जबरदस्त सर, थैंक यू वेरी मच। जी जी देवांगन जी नहीं हो पाया, तो वो हाइपरग्लाइसीमिया जो कंडीशन है वो मेंटेन ही नहीं हो पाएगी सर, इस तरह से नहीं होती ना सर। लेकिन जब आप कोई भी मेडिसिन देते हो और वो मेडिसिन जब वहां काम करती है तो डेफिनेटली वहां पर कुछ न कुछ इंटरकनेक्शन ढूंढकर उस चीज को बैलेंस करने का काम करती है, तब जाकर ये कंडीशन रेगुलेट होती है। ठीक है जी आप अगर किसी को हाइपरग्लाइसीमिया के पेशेंट को, विनोद सर, अगर आप कोई भी मेडिसिन नहीं देंगे, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप देखिए उसकी कंडीशन हमेशा वर्स रहेगी। और यही कंडीशन है कि कई बार पेशेंट का जब आप फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज खिलाते हो तो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज बढ़ा हुआ मिलता है, सर। हाँ, और पीपीबीएस देखोगे तो घटा हुआ मिलेगा, हमेशा देखो आप इस चीज को। तो ये वहां पर मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है आप मेडिसिन कर कैसी रहो, आप मेडिसिन में कर क्या रहे हो, आप क्या डायरेक्टली पेनक्रियास के लेवल पर जाकर काम कर रहे हो या आप हाइपोथैलेमस को भी इन्वॉल्व कर रहे हो। और यही कारण है हमारे इलेक्ट्रोमोपैथ के जेन्युइन जो सीनियर प्रैक्टिशनर है, इसीलिए S1 बिफोर मील S10 आफ्टर मील करते हैं। क्यों करते हैं? मेटाबॉलिज्म बिल्कुल डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म किससे कंट्रोल होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको पता चल गया। ठीक है सर, एक छोटा सा फीडबैक था सर। थैंक यू सर। जी विनोद सर। अभी सर छोटा सा फीडबैक है सर। जी हाँ जी सर, ये एक्चुअली लीवर इन्फेक्शन के पेशेंट्स ना 1-1.5 महीने से काफी आ रहे थे सर जी। तो सर 50+ का है फीडबैक मैं दे रहा हूँ जो आपको। वेरी गुड। हाँ जी सर, ये लीवर इन्फेक्शन के पेशेंट्स है सारे सर, SGOT SGPT सब था इनका, और फूड एलर्जी और ये सब उनको रही है सर। 10-10 दिन तक सर एडमिट भी रहे हैं पेशेंट सारे ये। तो इसमें सर मैंने S1A1 C1 F1 S10 और S2 वर्वन C10 की 1 ड्रॉप और सर लीवर में अप्लाई कराया हर घंटे मैंने सर जी। सभी सब पेशेंट सर 3 से 4 दिन में ठीक होके गए हैं सर, सभी हर पेशेंट सर। वेरी गुड सर, न्यू फार्मूला जनरेशन। हाँ जी सर, मतलब 3 दिन से ऊपर लिए नहीं किसी ने भी, 2 से 3 दिन लास्ट बस। चाहे फीवर किसी का 104 रहा हो सर कभी भी। जी सर एक बार फिर से बोल दीजिए। जी सर एक बार फिर से बोलिए। सर लीवर इन्फेक्शन का जो SGOT SGPT जो पेशेंट्स रहे हैं और जो बहुत बुखार भी रहा है, उठ नहीं पाते बेड से, तो उनके लिए ये बताया मैंने। S1A1 C1 F1 S10 दिया था और S2 वर्वन C10 की 1 ड्रॉप, A2 C5 F2B ये WE को सर मैंने कंप्रेस कराया हर घंटे में एवरी 1 आवर। सर धीरे धीरे बोलिए ना। S2 वर्वन S2 वर्वन C10 का 1 ड्रॉप दिया सर। हाँ जी मैम 1 ड्रॉप। और एप्लीकेशन A2 C5 F2B हर घंटे में, और दिन में 2 से 3 बार WB ऐड कराया इसी के अंदर ही। मैडम 1 दिन से ज्यादा नहीं लिया पेशेंट ने, 1 से 1.5 दिन में ठीक हो गया पेशेंट। ओके थैंक यू सर। हाँ जी सर सर 10th से नीचे नहीं आया मैं, सिर्फ 10th।
सर थैंक यू सर, थैंक यू हाइपोथायराइड मिनिस्टर। हाइपोथायराइड में हम S2C3 और REST ये स्पेल करने के लिए दे सकते हैं ना सर? बिल्कुल ट्राई कीजिए मैडम, 100% रिजल्ट मिलेगा जहां तक मैं समझ रहा हूँ। ओके सर। जी सर गौरव सर जो बोल रहे इसमें अपना लीवर ड्रॉप काम नहीं करता क्या? 100% करता है मैडम, लेकिन उन्होंने नई चीज निकाल के बताया आपको, आप ट्राई करके देखिए। इस कंडीशन लीवर ड्रॉप तो बहुत अच्छा अपना सर, बहुत अच्छा है, पर सर वहां तक पहुंचने के लिए तो नहीं पड़ी सर। जी बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं सर ये भी आपका फार्मूला है सर, मेरा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आज यही रखते हैं हम लोग। ओके, थैंक यू मिनिस्टर, गुड नाइट। सर मैंने आपकी रिपोर्ट शेयर किया हूँ। गुड नाइट सर। हेलो